क्योंकि हेल्थ की आपकी 5-7 मिनट अगर वो सुबह निकल गई ना, सुबह सुबह, तो आपका डन हो जाएगा। नहीं तो 8 बजे के बाद ना कभी भी हेल्थ के ऊपर फोकस करना डिफिकल्ट बन जाएगा। तो मैं आपको इस कन्वर्सेशन में क्या प्रेजेंट कराना चाह रहा हूँ कि हैबिट के साथ हैबिट जोड़ दो। उठने की हैबिट है कि भाई आप उठोगे उठोगे, उठते ही अपने बेड पे आप कोशिश करो कि उसी टाइम पे ब्रीदिंग और ओम का उच्चारण कर लो, जो अभी हम करने वाले हैं। तो जहां जहां आप बैठे हैं, जिस पोजीशन में, हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, फिर ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे और प्राणायाम करेंगे साथ में। तो लेट्स स्टार्ट। सेकंड टाइम महसूस करो ओम को। लास्ट। ओम के टाइम पे 3 जगह से आपकी ध्वनि महसूस होती है। तो आप 100% सुबह उठते ही अपने बेड पे ये पहला काम करो, ताकि आपका परिवार, आपके बच्चे भी इस एक्सरसाइज को देख सके और वो इंस्पायर हो सकें आपको देखकर। नेक्स्ट इज प्राणायाम। तो हम इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे, एक्सेल करेंगे। आई विल से इनहेल 1, 2, 3, 4 एंड होल्ड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and exhale 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Again inhale 1, 2, 3, 4, hold 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and exhale 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये एक साइकिल पूरा होता है प्राणायाम का, जब आप इनहेल एक्सेल करते हो। अलग अलग टाइप हैं, कोई भी टाइप आप कर सकते हो। और आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करो। जब आप अपनी सांसें ले रहे हो तो आप कैसा महसूस कर रहे हो, सांसें जब छोड़ रहे हो तो कैसा महसूस कर रहे हो, बॉडी के किस किस पार्ट में से जा रहा है। आई रिक्वेस्ट यू, ये वाली हैबिट आप सुबह उठते ही अपने लाइफस्टाइल में ला सकते हो, अपने आप को पावरफुल बना सकते हो। इसके ऊपर आपको फोकस करना है। तो टुडे इज 9th क्लास एंड वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ ज्ञानवर्धक कैप्सूल, जो हमारे शुरू हुए थे, जहाँ पे हमने कोशिश की थी आपको कुछ ऐसी बेसिक चीजें बताने की, जिससे कि आप एज ए पर्सन और आपका व्यापार एज ए बिजनेस स्ट्रक्चर में आए और सुधर जाए। तो टुडे इज टॉपिक इज शेयरिंग इज केयरिंग। तो लेट्स वी विल स्टार्ट कि अभी तक हमने जो कुछ सीखा है, समझा है पुरानी क्लासेस में, जो इम्प्लीमेंटेबल पॉइंट है, उसमें से कौन कौन से आपको याद हैं। और सुबह हम डिस्कस कर रहे थे, नवीन जी और अशोक जी बता रहे थे कि क्यों ना हम इस सीक्वेंस को, क्योंकि हमारी फ्राइडे के बाद क्लासेस खत्म है मोर और लेस, तो क्यों ना हम रोज सुबह आना, 6 बजे से 7 बजे, घंटे एक दूसरे को जगाना, और फोकस करें कि कलेक्टिवली हम एक एक दो दो टास्क मिलकर काम करते रहें और कंप्लीट करते रहें। ताकि किसी को कोई डाउट है तो वो मेरे से डिस्कस कर ले कि ये कैसे होना है, और ज्यादातर कामों को हम कंप्लीट कर लें, ताकि ऑपरेशंस के काम जो वो रिपीट नेचर के काम जो है वो कंप्लीट हो सके, हमारे बार बार से फोकस ना करना पड़े। तो मैं क्या करता हूँ आपको, कि जो ये रिवीजन है ना लास्ट वाली क्लास का, स्लाइड्स के थ्रू करा देता हूँ, ताकि आपको ना स्लाइड्स के थ्रू क्लियरिटी मिल जाए कि हमने किया क्या था और किस तरीके से हम आगे तक बढ़े थे। तो लास्ट की क्लास अगर आप लोगों ने रिकॉर्डिंग देखी है, तो हमने बात किया था कि एज ए ह्यूमन, एज ए बिजनेस ओनर, आपको रिव्यू करना, रिव्यू से इंप्रूव करना और अपने एक्शन प्लान बनाना बहुत मायने रखता है। क्योंकि एज ए ह्यूमन वी आर गुड इन टू लिसनिंग बट बैड इन टू डूइंग। क्योंकि सुनने में हमें अच्छा लगता है, इसलिए हम सुनते रहते हैं और नया नया चीज़ों को सीखते रहते हैं, बट उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करते। और ये एज ए ह्यूमन बड़ा इजी है हमारा डिसाइड फ्यूचर, फ्यूचर को छोड़कर ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट फ्यूचर में जाना। क्योंकि डिफॉल्ट फ्यूचर एक नेचुरल फिनोमिना है,
तो उस फिनोमेना के साथ में अगर रहते हो तो उसको पेन की तरह महसूस नहीं करना, उसको कंसर्न की तरह टेक ऑन करना है कि उसको बदलें। हमने बात की थी कि आपको डिफॉल्ट फ्यूचर में जो चीजें लेकर जाती हैं, जो आपके लिए दिक्कत करती हैं, वो तीन चीजें कौन सी हैं? हमने बात की थी, एक है विलिंगनेस, आपकी आपकी इच्छा शक्ति, दूसरा आपके आसपास का स्ट्रक्चर, और एक एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में रहते हो। तो ये तीन चीजें किसी भी इंसान की सक्सेस का पैरामीटर है जो डिफाइन करती हैं। और हमने कहा कि हमने जो स्ट्रक्चर का तोड़ निकाला है वो जीपीसी निकाला है। तो जीपीसी इज ए ऑफरिंग ए 1 ईयर हैंड होल्डिंग, जहां पे आपके ऊपर एक ग्रुप के अंदर और एक क्लब के स्ट्रक्चर के अंदर एनवायरनमेंट क्रिएट करके हैंड होल्डिंग ली जाती है, चीजों को इंप्लीमेंट किया जाता है, उनके ऊपर फोकस किया जाता है। तो उसके ऊपर हमने डिस्कस किया था और हमने बताया था कि एक्चुअल जो ग्रोथ है, जो स्ट्रक्चर है, इम्प्लीमेंटेशन का जो काम है, डंडा लगाने का जो काम है, वो हम इसी के अंदर करते हैं। जब गाइड में से हम कुछ सिंसियर, सीरियस, कमिटेड लोगों को टेक ऑन करते हैं और आगे की तरफ लेकर जाते हैं। क्योंकि जो गाइड में कुछ ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो जीपीसी में भी नहीं कर पाएगा। और जीपीसी में स्पेसिफिकली वही लोग चाहिए जो कुछ टेक कर सके। हमने फिर शुरुआत की थी समझने की कि हर इंसान कहीं ना कहीं जब रुकता है तो उसके अंदर कुछ फियर्स होते हैं। फियर मतलब वो उसके फीलिंग्स, वो उसके इमोशंस जो उसको एज ए डेंजर, एज ए हार्ड सिचुएशन लगते हैं। तो इट इज ए स्टेट ऑफ माइंड जिसकी हमने बात की थी। और हमने साथ में ये भी बात की थी कि फियर हर इंसान में होते हैं, मुझ में भी है, आप में भी है, ये नेचुरल फिनोमिना है। 6 तरीके की अलग अलग कैटेगरी थी। हमने इसकी रेटिंग की थी और इसकी प्रायोरिटी सेटिंग की थी कि कौन कौन से किसके कहाँ हैं। जैसे बहुत सारे फियर थोड़े से कम हो जाते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जब आपको इनकी क्लैरिटी मिलती है या आप जब इनको फेस करना स्टार्ट कर देते हो। तो एक्शन पॉइंट हमने बात की थी कि अगर आपके कुछ फियर टॉप पे हैं, जैसे कि आपको सोशल रिजेक्शन या पब्लिक स्पीकिंग का फियर टॉप पे था, तो इसके क्या एक्शन पॉइंट आप बनाओगे ताकि आप उसको कम कर सको। अगर आपको लूजिंग मनी या पॉवर्टी का डर है तो कैसे आप एक्शन पॉइंट बनाओगे कि उसको आप कम कर सको, फिर हमने बात की थी। हमने फिर बेसिक वही बात की थी जो पहली क्लास में की थी, कि आप जिस बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हो उस बिजनेस की फाउंडेशन आपके बिलीफ सिस्टम पे है। जब तक आप अपने बिलीफ सिस्टम को नहीं बदलोगे तब तक आपका बिजनेस नहीं बदलेगा, उसमें गति नहीं आएगी। तो हमें अपने बिलीफ्स को चेंज करना है। और अपने बिलीफ नहीं सिर्फ, हमारे बिलीफ के साथ साथ दूसरों के बिलीफ जो हमारे प्रति हैं, दूसरों के बिलीफ जो हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के प्रति। तो यानी कि हमने तीनों लेवल पर बिलीफ को बदलना है। और बड़ी अच्छे से हमने महसूस किया था जब हमने बिलीफ स्कोरिंग एक्सरसाइज की थी कि अगर मैं अपने बिलीफ को 10 मिनट में बदल सकता हूं नए बिलीफ या नई क्लैरिटी या नई लर्निंग के साथ में, तो यानी कि बिलीफ को बदलना आसान है। क्योंकि हर चीज को बिल्ड करने में थोड़ा समय लगता है, उसी पेशेंस को हमें बिल्ड करना है। और हमें प्रोग्रेस पे ध्यान देना है, ना कि परफेक्शन पे। क्योंकि अगर आप परफेक्शन की तरफ जाओगे तो आप चीजों को प्रोकास्टिनेट करोगे। और प्रोकास्टिनेशन जो है वो कभी भी आपके अंदर रियल डेवलपमेंट, रियल ग्रोथ नहीं लाता। रियल ग्रोथ लाती है आपकी फेलियर। तो फेल होना कोई गलत बात नहीं है, बट फेल सेम चीज के साथ होना गलत बात है। यानी कि आपको आपके पैटर्न को पकड़ना है, उस पैटर्न को तोड़ना है। वो हमने सीखा था। और जब भी आप फेल हो तो बी हैव काइंड हर्ट एंड पेशेंस। अपने आप को पनिश मत करो, होगे तो होगे गलती, क्या दिक्कत है, यू आर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। दिक्कत कहाँ है, मैं अगेन दोबारा बोल रहा हूँ, सेम तरीके की गलती बार बार रिपीट करना ही दिक्कत का काम होता है, अलग अलग गलतियां नहीं। हमने फिर बिलीफ सिस्टम की पकड़े थे कि कुछ बिलीफ जो बिजनेस से रिलेटेड है, कुछ बिलीफ जो ह्यूमन से रिलेटेड। यानी कि हमने बेसिक नेचर समझने की कोशिश की थी कि बेसिक नेचर क्या है। क्योंकि अगर हमें बेसिक चीजें नहीं पता है तो हमारी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग नहीं होगी। जैसे बिजनेस के बेसिक क्या थे, आपको अगर याद है, तो हमने बात की थी प्रोफेशनल मीन्स पैसा चाहिए और पर्सनल मीन्स प्यार चाहिए, अटैचमेंट होना चाहिए। क्योंकि अगर रिलेशन निभाना है तो अटैचमेंट होना जरूरी होता है। नहीं तो बहुत सारे रिलेशंस ऐसे होते हैं जो जान पहचान के होते हैं बट बिना अटैचमेंट के वो चल नहीं पाते। तो सेम बेसिस पे अगर प्रोफेशनली आपको कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, और पैसे के हमने वो 3 टाइप देखे थे पिछली क्लासेस में, तो तीन में से कोई ना कोई चीज मिल रही है तो आपका प्रोफेशनल रिलेशनशिप मीनिंगफुल, पर्पसफुल है, नहीं तो नहीं है। साथ में हमने देखा था कि प्रोफेशनल रिलेशनशिप के 3 बेस। वन इज स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, जो हमेशा लाई करता है आउटर सर्कमस्टांसेस पे। दूसरा क्लियर कम्युनिकेशन,
जो आपके ऊपर लाई करता है। और तीसरा एक्सट्रीम ऑनरशिप, कि बंदा ना क्लियर कम्युनिकेट कर रहा है, ना प्रॉमिस कंप्लीट कर रहा है, और वो अपनी ऑनरशिप भी नहीं ले रहा है, उसके लिए कृतज्ञ नहीं, उसको समझ भी नहीं रहा है, तो इसका मतलब वो इंसान प्रोफेशनल रिलेशन निभाने के लायक नहीं है। बी अलर्ट विद दैट। प्लस हमने बात की थी कि आपको क्लोज और कैजुअल रिलेशनशिप के डिफरेंस को समझना है, क्योंकि अगर यही नहीं पता आपको, तो आप सबको एक ही लकड़ी से हाँक रहे हो। हर इंसान को एक लकड़ी से नहीं हाँका जाता है ना। प्लस मनी अपने आप नहीं आती, उसके लिए एफर्ट करना पड़ता है, उसको लाना पड़ता है। प्लस हमने समझा था कि पर्पस बड़ा होता है पर्सनल इंटरेस्ट से। जिस पर्पस पे आप काम कर रहे हो या एज ए ग्रुप जुड़ा हुआ है उस पे ऊपर काम कर रहा है, तो इंडिविजुअल इंसान से बड़ा होता है पर्पस का। प्लस हमने इस फिलॉसफी की बात की थी बिजनेस के अंदर स्पेशली, कि अगर आप सेटिस्फाई हैं तो दुनिया क्यों बताएं, अगर आप डिससेटिस्फाई हैं तो हमें आकर बताएं, ताकि हम उसके अंदर सुधार कर सकें, क्योंकि सुधार की जरूरत मेरे अंदर है। फिर हमने बात की थी ह्यूमन नेचर की, कि ह्यूमन का नेचर समझो। और उसमें हमने बात की थी लोगों की सेइंग और डूइंग में जमीन आसमान का अंतर है। लोग कहते हैं, बट आप कहावत पे मत जाओ, उस कहने के साथ साथ उनके एक्शंस को ऑब्जर्व करो, क्योंकि वहां से पता लगेगा। बड़ी ब्यूटीफुल सी हमने वीडियो देखी थी, जिसमें एक बड़े अच्छे सेलिब्रिटी स्टार लोगों को कह रही थी कि भाई आपको चॉकलेट खानी चाहिए, है ना, ये आइटम खाने चाहिए, लेकिन खुद वो नहीं खाती। तो लोग को ये बताना कि भाई जो इन्फ्लुएंसर लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं जिनको आप देखते हो, तो कहने में क्या होते हैं, सिर्फ जबान लगती है, तो छोटी सी जबान हिला देगा इंसान, बट काम करने की तो पूरी बॉडी हिलती है ना, लाख गुना बड़ा एक्शन आता है। दूसरा हमने बात की थी एज ए ह्यूमन, ये नेचर है कि अगर हमसे गलती हो तो वी एक्सपेक्ट कि हमें, है ना, उसके बदले में सजा ना मिले, माफी मिले, बट हम दूसरों के केस में नहीं करते। हमने बात की थी ह्यूमन रूल है कि किसी को कोई चीज अच्छी लगेगी तो वो पता नहीं किसी को बताए ना बताए, लेकिन बुरी जरूर लगेगी, वो दुनिया को गाएंगे। तो अगर कोई गा रहा है आपके बारे में तो बुरा नहीं मानना है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है। हाँ, आपको अगर पता लग जाए तो उसके अंदर सुधार लेकर आना है। एक बिलीफ जो मैं बार बार बिल्ड करना चाहता हूँ, कॉपी करना इज नॉट ए क्राइम, इज ए वेरी ऑसम थिंग। यू कैन लर्न फ्रॉम इट, यू कैन इंस्पायर, एंड यू कैन डू द थिंग्स फास्टर। सिर्फ ये है कि जिससे आप कॉपी करो उसको एक्नॉलेज जरूर करो, उसको अप्रिशिएट जरूर करो। लास्ट के तीन चीजें हमने समझी थी कि सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी सब में है, बट रियलिटी ये सब सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए जो डिजायर है, जो आग है, वो जलनी चाहिए। अगर वो आग ही नहीं जलेगी तो चीजें नहीं चलेंगी। प्लस चैलेंजेस अगर लाइफ में हैं, तो और आपने चैलेंजेस को फेस कर लिया, चमत्कार तभी होंगे। कितनी ही आप हिस्ट्री सुना उठाकर देख लो अपनी लाइफ की, अपने जान पहचान की लाइफ की या फेमस लोगों की, उनकी लाइफ में चैलेंजेस रहे, पेन रहे, उसके बाद ही जब उन्होंने फेस किया तब कुछ चमत्कार हुए। फिर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हमने चीज समझी थी, कि हर चीज अपने आप नहीं करनी होती। जैसे अगर दूध पीना है तो डेयरी नहीं लेनी होती। लाइफ को अगर मजा लेना तो खुद के फार्म हाउस नहीं खरीदने होते। गाड़ी खुद चलानी नहीं होती, ड्राइवर रखने होते। तो आपको चीजों को डेलीगेट करना आना चाहिए, चीजों को आउटसोर्स करना आना चाहिए, तभी आपकी लाइफ अच्छी होगी। सारी चीजें खुद करोगे, डिफिकल्टी हो जाएगी। और बिजनेस के रूल हमने कहीं से सीखे नहीं है, हम खुद गलतियां कर रहे हैं। तो मैं एक इनिशिएटिव ले रहा हूं जो आपको बता रहा हूँ, और बिजनेस उनको समझा रहा हूँ कि भाई ये कुछ बिजनेस की छोटी छोटी चीजें सीख लो, इनको लिख लो, ताकि आपको बिजनेस करना आसान हो जाए। और उसके बाद हम आज की क्लास में आ गए, तो ये मैंने क्विक रिवीजन आप लोगों को करा दिया है। तो इस क्विक रिवीजन के साथ साथ मेरा आज फिर से एक मन है, इस क्लास में मैंने एक इनिशिएटिव लिया है कि क्लास शुरू होगी ना तो उससे पहले ना एक स्टोरी सुनाएंगे। तो आप लोगों को ना कुछ बताएंगे, कुछ लोगों को डिस्कस करेंगे, ताकि एटलीस्ट 10-12 जितनी बार भी हम मिले तो कुछ ना कुछ एक कहानी सुन सके। तो आज एक स्टोरी है एक शराबी की। तो इस शराबी की थोड़ी सी बात करेंगे और समझेंगे कि जो शराबी है, ये शराबी एक्चुअली होता कौन है। क्या आप में से कोई मेरे को बता सकता है या अपने मित्रों को समझा सकता है कि शराबी होता कौन है बेसिकली? किसको कहेंगे हम कि यह है शराबी? क्योंकि जो शराबी इसको कहेंगे, इसको शराब की लत लग गई हो, जो कि शराब के बिना रह नहीं पाता। हम्म, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। कि जिसको लत लग जाती है। तो ये लत लगना को किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे इस शराबी की कहानी को, इस शराबी को। जब भी उसकी कोई वीक मोमेंट्स आएंगी, हाँ। चाहे वो इमोशनली हैप्पी हो या हम्म। इमोशनली सैड हो, हम्म। इमोशनली अलोन हो, हम्म। फ्रस्ट्रेटेड हो, हम्म।
तो उसको उस मोमेंट से फाइट करना या सस्टेन करने के लिए उसको इजी वे ये दिखता हो कि यार 2 पैग लगा लूं, हम्म तो वो शराबी हो गया। वो शराबी हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। कोई और ऐड करना चाहेगा? जितेंद्र भाई ने और मोहित भाई ने जो ऐड किया, क्योंकि ये समझ तो लें कि शराबी होता कौन है। शराबी सिर्फ वही है जो शराब पी रहा है, ये शराबी कोई और भी होता है। सर मैं क्या, जी जी जी। हाँ सर, मेरे हिसाब से शराब तो एक नाम है। हम्म शराब तो एक नाम दे दिया है ना। बाकी ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका अपने एक्शंस पे कंट्रोल नहीं है हम्म और वो शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए उस हम्म चीज को करता है, तो वो शराबी है। हम्म कुछ कुछ समझ पाए हम इस चीज को लेके। क्योंकि कभी ऐसा ना हो कि मैं आपको जब इस शराबी के बारे में कुछ बताऊं, कुछ समझाऊं, तो आप सोचो कि ये तो ना उस शराबी की बात हो रही है जो दारू पीता है। तो यहाँ पे हम उस शराबी की बात कर रहे हैं, उस पैटर्न की बात कर रहे हैं जो मोहित भाई ने, जितेंद्र भाई ने कहा या हेमंत जी ने कहा, कि जो बेसिकली अपनी लाइफ से जब जूझ रहा होता है तो उस जूझने जूझने में कुछ एक सॉल्यूशन तलाश कर लेता है, दूसरा है इजी आउट, है ना। तो ये कहानी किस तरीके से है, एक एक बेसिक नेचर की कहानी कैसे है कि एक दारू पीने वाला इंसान जो हर शाम दारू पीकर आता था, अपने कमरे में चुपचाप चला जाता था, खाना खाता था, 11-12 बजे तक टीवी देखता था और सो जाता था, सुबह लेट उठता था, बढ़िया ब्रेकफास्ट करता था, आराम से ऑफिस जाता था। तो आप ही बताओ कि इस इंसान में क्या कोई बुराई है? ना घर में करता कोई लड़ाई है, ना कोई चोरी, और अपने बिजनेस को चलाने की करता है कोशिश पूरी। बट उसके कुछ शुभ सलाहकार लोग उसको समझाना चाहते हैं, उसको बताना चाहते हैं कि तुम बहुत कुछ ना गलत कर रहे हो भाई। बट इस भले इंसान को ना इसमें कुछ भी गलत नजर नहीं आता है कि वो अपने इस पैटर्न को पीछे मुड़कर देखे, तो उसको कुछ भी बुराई नजर नहीं आती। तो क्या आप लोगों को इस तरीके के पैटर्न में, इस तरीके के बिहेवियर में कोई बुराई नजर आ रही है? आप देख लो, सोच लो, क्योंकि हम इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बिकॉज मेरा मानना ये है कि जब किसी इंसान के सपने बड़े होते हैं, उस पे डेट होता है, लोन होता है, या उसका बिजनेस शेकी होता है और परफॉर्म नहीं कर रहा होता है, जब उसके टीम मेंबर उसके पास नहीं रुक रहे होते, उसके पास लीड्स का फ्लो नहीं होता है, तो वो इंसान लेजी, लीनियंट या कंफर्ट जोन को एंजॉय नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको एक जिम्मेदारी मिली है। क्योंकि मैं जो अपनी इस कन्वर्सेशन से लोगों को ये समझाना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि आपके परिवार को, आपके व्यापार को, आपके एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत है। समझदार बनो, हेल्थ और हैप्पीनेस पे फोकस करो, क्योंकि गीता में कहा है कि बहुत सारे लोगों को जगाना है, उनको उठाना है, क्योंकि हर इंसान को समझ नहीं होती। जैसे कि आज के समय बहुत सारे बिजनेस ओनर को समझ ही नहीं है कि भाई वो कर क्या गलत रहे हैं और किस डायरेक्शन में उनको जाना है। तो मेरा सिर्फ थॉट प्रोसेस आप लोगों से डिस्कस कर कर ये है कि ह्यूमैनिटी का मतलब जो मुझे समझ में आया है, और आज क्लास में हम थोड़ा सा उसको डिस्कस भी करेंगे। ह्यूमैनिटी मीन्स हेल्पिंग पीपल अराउंड अस, कि जो हमारे आसपास के लोग हैं उनकी हम मदद कर दें, उनके हम काम आ जाए। तो इस कन्वर्सेशन में, इस डिस्कशन में मैं थोड़ा सा आप लोगों से इनपुट चाहूंगा, ताकि आपको इस कन्वर्सेशन में क्या समझ में आया, और जो वो इंसान है एज ए दारू पीने वाला, एज ए बिजनेस ओनर जो फोकस कर रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, और क्या कुछ आप इसमें वैल्यू एडिशन करना चाहोगे इस कन्वर्सेशन में? जी, एनीबडी? जब हम अपने विचार शेयर करते हैं ना, तो विचारों से दूसरों को भी क्लैरिटी आती है। कि क्या ये दारू पीने वाला इंसान हमने अपने आसपास कहीं देखा है? हमारा अंदर ही है सर बैठा हुआ, आसपास को ढूंढने जाए। हम्म जी जी, हेमंत जी। सर मुझे लगता है कि आई मीन अगर अल्कोहल लेना तो एक अलग चीज है, वरना लेकिन कहीं ना कहीं एक शराबी की आदतें कहीं ना कहीं हम बिजनेसमैन के अंदर भी होती हैं। हम हम्म कई बार कुछ गलतियों को बार बार रिपीट करते हैं, हम्म जिसकी वजह से वो प्रोग्रेस नहीं हो पाती जो होनी चाहिए। जी
तो शराबी तो एक एग्जाम्पल है, बाकी कहीं ना कहीं वी आर स्लेव ऑफ आवर हैबिट्स, कहीं ना कहीं हम अपनी गलत आदतों के गुलाम हो जाते हैं। बिल्कुल सही शेयरिंग करी आपने कि हमें कोई ना कोई जगाने वाला हो। जैसे उस शराबी को समझ नहीं होती है क्योंकि जी उसको अपने सारे एक्शन ठीक लग रहे होते हैं। ऐसे जब मैं बिजनेस ओनर से बात करता हूँ, उनको समझाता हूँ, बताता हूँ, वो कई बार चीजों को गलत एक्शन में ले जाते हैं, गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं। तो हमारा भी हक बनता है कि हमारे आसपास के जो लोग हैं, अगर हम उनको थोड़ा सा समझाएं, उनको बताएं और थोड़े से कठोर हो जाएं, क्योंकि आदतें बिना कठोरता के नहीं छूटती हैं। थोड़ा सा कठोर तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि अच्छे अच्छे लोगों की आदतें छूट जाती हैं। मेरे मित्र से एक बार बात चल रही थी, तो मैंने उसको बोला कि नहीं, दारू छोड़ने के लिए ना थोड़ा सा समय लगता है। तो उसने कहा कि नहीं भाई साहब, दारू छोड़ने के लिए ना दो ही चीजें चाहिए होती हैं, या तो प्यार या मार। प्यार से इंसान जल्दी से समझता नहीं है, मार लगा दो उसको। अगर कोई ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन मिल जाए बच्चों के प्रति कि भाई अगर तूने दारू पी, तेरे बच्चे की इतनी जिंदगी खत्म हो जाएगी, क्या उसकी हिम्मत वो पी लेगा? उसी दिन से छोड़ देगा ना। तो उस कन्वर्सेशन में इस तरीके से प्रेजेंट हुआ कि आप लोगों को समझाने में ना ज्यादा समय ना लगाओ, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ जहां से वो इंसान उस डायरेक्शन में चल जाए, क्योंकि समझ समझदार को होती है। जब आपके बच्चे हैं, जो अभी एग्जाम टाइम चल रहा है, तो आप उनके ऊपर थोड़े से सख्त रहोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये जो टाइम है, ये जो फोकस उनका ठीक डायरेक्शन का है। ठीक है ना? तो विद दैट नोट वी स्टार्ट टुडेज क्लास। और आज की जो क्लास है हमारी, दैट गोज विद दिस टॉपिक। स्क्रीन शेयर है ना आप लोगों के साथ? दैट टॉपिक इज थोड़ा सा पार्टिसिपेटिव रहेगा, बातचीत करते रहेंगे, क्योंकि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। इसको जब समय होता है मैं इसी टॉपिक पे आसपास रहने की कोशिश करता हूँ। दैट हु वी आर, कौन हो आप। क्योंकि जब आप में से कुछ लोग आंसर करेंगे, तो जो कुछ भी वो बताएंगे, तो वो जो कहेंगे वो अपने बारे में कहेंगे कि मेरा नाम है, मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो मैं कह रहा हूँ, जो नाम है, जो नाम बोल रहा है, वो कौन है? यहां से डिस्कशन शुरू होता है। तो इस डिस्कशन में जितनी बुद्धि मेरे पास है, जितनी नॉलेज मेरे पास है, मैं कोशिश करूंगा आपको कुछ बताने की, कुछ समझाने की, ताकि आपके कुछ बिलीफ सिस्टम को, जो पहली क्लास का मेरा इनिशिएटिव था, आपके बिलीफ सिस्टम को थोड़ा सा हम ब्रेक कर सकें, आपको कुछ नई चीजें हम सिखा सकें, समझा सकें कि कैसे उसके ऊपर काम किया जा सकता है। क्योंकि जो आप कह रहे हो मैं ये हूं, उस मैं को जो नाम दिया गया है, बेसिकली जो सब लोगों के अंदर सेम है, कॉमन है, वो है सोल। तो आज हम बात करने वाले हैं सोल की, आपकी आत्मा की, जो इनसाइड सब लोगों के अंदर कॉमन है। उस फिनोमिना, उस पैरामीटर के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और इसको समझेंगे। तो जब हम सोल की बात करते हैं, तो सोल को ना तीन लेवल पे समझा जा सकता है। तीन तरीके की सोल होती हैं। पहली सोल वो होती है जो नर्सरिंग सोल होती है, यानी कि वो सोल जो प्लांट्स के अंदर होती है। दूसरी जो होती है सेंसिटिव सोल्स, जो एनिमल्स के अंदर होती है। और तीसरी सोल जो होती है रैशनल सोल्स, ह्यूमन बींग्स के अंदर होती है, जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सोच सकती है। उनके अंदर अपना खुद का बुद्धि विवेक, अपनी खुद की सामर्थ्य, इच्छा शक्ति है, जिसके आसपास वो सोचती है। तो अगर मैं इस टॉपिक को समझने की कोशिश करूं और अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश करूं, तो तीन तरीके की सोल होती है। तीन तरीके की चीजों में जीवन होता है। इस जीवन को अगर मैं देखूं, तो जो ह्यूमन को जीवन मिला है, बेसिकली ह्यूमन को समझने की कोशिश करते हुए, फिजिकल बॉडी इन पांच चीजों का कॉम्बिनेशन है। ये आपने बहुत बार सुना होगा, शक्तिमान प्रोग्राम आता था, उसमें बताते थे आकाश धरती यहाँ यहाँ से बना हुआ। तो समझ में आया कि भाई जो इंसान का फॉर्मेशन है, फिजिकल बॉडी का फॉर्मेशन इन पांच चीजों से। तो ये पांच चीजों से जो बड़ बन गया, तो इसके अंदर भी तीन चीजें हैं। इस बॉडी जो है, इस बॉडी के अंदर तीन चीजें हैं। पहला, वो ज्ञानेंद्रिय, जिससे इनपुट जाता है आपकी बॉडी के अंदर, यानी कि वो फाइव सेंसेस, जिससे आप अपनी सेंसेस को लेते हो, इस बॉडी के अंदर इनपुट्स को लेते हो, जैसे आपकी आंख, नाक, त्वचा, आपकी जीभ। और पांच ही आपके पास में कर्म इंद्रियां हैं, जिससे आप आउटपुट देते हो, यानी कि आपके हाथ, आपका मुंह, आपकी लेग्स, आपके रेक्टेंगल्स। ये चीजें जो आपको आउटकम देती हैं, निकालती हैं। जो इस आउटकम और इनपुट दोनों को मैनेज करता है, वो है आपका इनसाइड मन, यानी कि जो अंदर बैठा हुआ आपका मन है,
जो इनर सेल्फ है वो इन सारी चीजों को मैनेज करती है। यानी कि हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सोल है, जो जिसके ऊपर हमने सब लोगों के अंदर जो कॉमन है, इस सोल की 3 डिग्री हमने समझी। 3 डिग्री में समझा जो ह्यूमंस की सोल है, उस सोल का जो बाहर का आवरण है, जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, वो सब लोगों का कॉमन चीजों से बना है। और उस कॉमन स्ट्रक्चर के अंदर जो इनपुट आउटपुट है वो सबका कॉमन है। इनपुट आउटपुट को जो चलाने की अंदर बैठी है कहानी, इनर सेल्फ जो मन है, वो सब लोगों के अंदर है। तो अगर सब लोगों के अंदर है इनर मन, तो यानी कि इंपॉर्टेंट क्या हुआ यहाँ पे, मन। तो इनसाइड जो बैठा है, तो जो इनसाइड बैठा है हमारे, इसके भी 3 एलिमेंट हो गए अगर इसको हम समझें। तो पहला एलिमेंट क्या हुआ कि पहला मन हुआ माइंड, जहां से थिंकिंग चलती है इनर सेल्फ के अंदर, जिसको हम बाहर से अगर देखें, महसूस करें, तो हम कह रहे हैं कि जी ये आत्मा है। तो आत्मा भी हम बाहर से देखें तो 3 छोटे छोटे लेयर्स में टूट जाती है। दूसरा आपका बुद्धि, आपका इंटेलिजेंस, यानी कि आपकी सोचने की शक्ति, कि जो आपके दिमाग में विचार आ रहे हैं तो वो विचार सही है या गलत है, उसको इंटेलेक्ट करना, उसको बीच में सेग्रीगेट करना। और तीसरा आता है संस्कार, यानी कि रिएक्शन आउटसाइड जो आप देखते हो, आपकी पर्सनैलिटी, यानी कि आप के अंदर जो दिखती है, महसूस होती है, आपकी ईगो, आपकी एंगर, आपकी हैप्पीनेस, या जिस भी तरीके से आप उसको डिफाइन करो। तो अगर मैं इस टॉपिक पे अंदर जाना चाह रहा हूं और आपको बताना चाह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट क्या हुआ यहाँ पे, इंपॉर्टेंट हुआ आपका मन, माइंड, इनर सेल्फ थिंकिंग। तो मन जो है ना, आपको 2 चीजें देता है, आपको थॉट्स देता है और फीलिंग देता है। यानी कि आपके मन का काम क्या है, वो सोचता है और महसूस करता है। महसूस मतलब फीलिंग्स देता है आपको, और विचार देता है। तो जब विचार आ रही हैं, पॉजिटिव विचार है तो आपकी फीलिंग है ना पॉजिटिव हो जाएगी, एक्साइटमेंट की हो जाएगी। आपके विचार नेगेटिव हैं, फियर के हैं, तो आपकी फीलिंग इमोशन वो भी नेगेटिव हो जाएंगे, महसूस भी वैसे नेगेटिव हो जाएगी। तो मन क्या काम कर रहा है, थोड़ा सा इन डिटेल जाने की कोशिश करेंगे। तो मन 2 काम कर रहा है, आपको विचारों को देना और इन विचारों के साथ महसूस करना। विचार जो आते हैं ना, वो कई बार आपके पास कुछ थॉट्स वेस्टफुल होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी कि कुछ पॉजिटिव विचार होते हैं, कुछ नेगेटिव विचार होते हैं। जो हमने पहली क्लास में भी बात करने की कोशिश की थी, उसको रिलेट कर रहा हूँ आज की लास्ट क्लास में, कि आपके दिमाग में जो विचार आएंगे, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव होंगे। बट जो बुद्धि है, यानी कि जो सेकंड डिवीजन है, वो डिसाइड करती है कि इस विचारों में पॉजिटिव कौन से, नेगेटिव कौन से। बुद्धि का काम है कि उन विचारों के इम्पैक्ट को देखना। अगर वो उसके इम्पैक्ट को पॉजिटिव वे में देख पाती है या नेगेटिव वे में देख पाती है। तो थॉट्स और विचार का जो उद्देश्य मैटर नहीं करता। जो आपके दिमाग में विचार आ रहे हैं, क्योंकि आपके दिमाग में तो 50-60 हजार विचार आते हैं पूरे दिन में, तो वो जो विचार आ रहे हैं वो मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है आपका, कि जो ये नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो ये जो नेगेटिव थॉट है ना, ये आपकी सोल की जो शक्ति है उसको ड्रेन आउट करते हैं। आप पूरा दिन अगर नेगेटिव सोचोगे, तो नेगेटिव सोचने से आपकी जो एनर्जी है, जो फीलिंग है, वो आपकी आत्मा को वीक कर देगी, आपको लेस फील कराएगी। यानी कि आपकी पावर और हैप्पीनेस को ड्रेन आउट कर देती, खत्म कर देती। कौन से वाले विचार, जो नेगेटिव थॉट आ रहे हैं। तो नेगेटिव थॉट अगर मेरी आत्मा की एनर्जी को, उसकी पावर को, उसकी हैप्पीनेस को ड्रेन कर रहे हैं, तो मेरा थॉट क्या हुआ कि हमें इस थॉट्स के ऊपर कंट्रोल करना है और उनको चेंज करना है। मन हमें जो है ना, मन हमेशा या तो आगे जाएगा या पीछे जाएगा। जो हमारे थॉट्स हैं वो हमेशा या तो फ्यूचर में चले जाते हैं फटफट से, या पास्ट में चले जाते हैं। प्रेजेंट में रहने में थोड़ा सा समय लगाते हैं, डिफिकल्ट हो पाते हैं। तो हमें जो मास्टरी करनी है, वो मास्टरी क्या करनी है, कि हमें मास्टरी करनी कि हमें अपने विचारों को कंट्रोल में रखना है, प्रेजेंट में रखना है, ताकि हम प्रेजेंट में रह सके। और जो ये विचार आ रहे हैं ना, आगे के पीछे के, ये सबके होते हैं और सबके चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप आपके साथ हैं, मेरे साथ हैं। हर इंसान का पैटर्न इसी तरीके से डिजाइन है कि उसके दिमाग में जब आएंगे, जो वो आगे की तरफ या पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। तो आप नोटिस करो, तभी शाम तक आप अपने आप को ड्रेन आउट फील करते हो। रात को क्यों सोने की जरूरत पड़ जाती है हमें, इसलिए जरूरत पड़ जाती है क्योंकि पूरा दिन आपका जो दिमाग है, कॉन्शियस माइंड, वो चलता रहता है।
सबकॉन्शियस माइंड से वो कुछ पॉजिटिव नेगेटिव चीजें निकालता रहता है। उसके अंदर बहुत सारे वेस्टफुल थॉट होते हैं, अनप्रोडक्टिव थॉट होते हैं, नेगेटिव थॉट होते हैं, जो आपकी उस एनर्जी को ड्रेन कर देता है, उसको वीक कर देता है। तो मन को ऐसा करना अच्छा लगता है। जो आपका मन है उसकी प्रवृत्ति समझो। जैसे बंदर की प्रवृत्ति क्या होती है? उछलना। वो बैठ ही नहीं सकता अकेला एक साथ, है ना। और जैसे कुछ ऐसे जानवर होते हैं उनकी प्रवृत्ति क्या होती है? चुपचाप बैठे रहते हैं, नूडल, मतलब उनको हिलाओ भी तो वो हिलते नहीं। उसी तरीके से तो प्रवृत्ति को समझो कि मन की जो प्रवृत्ति है उसका काम उछलते रहना, बहुत कुछ लेकर आना। बट इसकी उस उछलन से जो लीकेज हो रही है हमारी शक्ति की, हमारी सोल पावर की, वो डिफिकल्टी, यानी कि उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है वो इम्पैक्ट हमें कहीं ना कहीं वीक कर रहा है। ये सही है या गलत, ये कौन डिसाइड कर रहा है विचारों को? आपकी बुद्धि, आपका इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट पावर जो आपके साथ है। तो अब अगर बुद्धि ये काम कर रही है, इंटेलेक्ट आपका ये काम कर रही है, तो इंपॉर्टेंट क्या हुआ? आपका बुद्धि, आपका इंटेलेक्ट, क्योंकि विचार तो आएंगे, उनको तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बट उन विचारों को सेग्रीगेशन करने की जो पावर आती है वो किसके अंदर आती है? इंटेलेक्ट के अंदर आती है। तो मन का काम है विचारों थॉट को लाना, और बुद्धि का काम है थॉट्स को चूज करना और पकड़ना कि जो आ रहे हैं आपके पास। तो अगर आपको आपके विचारों के अंदर पावर लानी है तो आपको फोकस करना होगा किसके ऊपर? एकाग्रता, यानी कि आपको कंसंट्रेशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और आपको शुद्धता, यानी कि प्योरिटी ऑफ इंटेलेक्ट को लाना पड़ेगा। और ये दोनों ही चीजें इंक्रीज की जा सकती हैं मेडिटेशन से। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि सुबह उठ के एटलीस्ट 2 मिनट, ऑफिस पहुंचने के बाद, खाना खाने से पहले, रात को सोने से पहले आप मेडिटेशन की जरूर प्रैक्टिस करो। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में आएंगे विचार हजार। उन विचारों के आने से आपकी जो एनर्जी ड्रेन आउट होती है, आप अपने आप को जो फील करते हो वो थोड़ा सा परेशानी के साथ फील करते हो, आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो गिर जाती है। अब ये विचारों को आप रोक तो नहीं सकते क्योंकि वो आएंगे, बट इन विचारों को सेग्रीगेट करने का, कि कौन से विचार आने चाहिए और कौन से नहीं आने चाहिए, उसको सेग्रीगेट करने का पावर है आपकी बुद्धि का, आपके विवेक का, आपकी इंटेलिजेंस का। और इंटेलिजेंस को क्रिएट किया जा सकता है जब आप कॉन्सेंट्रेटेड हो। जैसे कि आप अभी कॉन्सेंट्रेटेड हो, तो मेरी बातों को अगर सुन रहे हो तो आप यहाँ पे अलाइंड हो। अब जब मूवी देखते हो आप कंसंट्रेटेड होते हो वहां पे, तो वहां पे आप अलाइंड होते हो। तो जब आप कंसंट्रेटेड होते हो या आपके पास प्योरिटी ऑफ इंटेलेक्ट होती है, जहाँ पे आप न्यूट्रल होते हो, जैसे हम दूसरे लोगों के प्रति जब विचार सुन रहे होते हैं तो हम जल्दी से समझ पाते हैं, जैसे कि हमने शराबी के केस में समझा, देख पाए। जब आप न्यूट्रल होते हो तो ये दोनों चीजें आती हैं मेडिटेशन से। तो मेडिटेशन बेसिकली है क्या और किस तरीके से काम करता है? बट उससे पहले आपके तीसरे एलिमेंट की बात कर लेते हैं, वो है संस्कार। ये है आपका कोर नेचर, यानी कि मन में आए विचार, विचारों ने उसको सेग्रीगेट किया बुद्धि ने, और आपका एक आउटर आउटकम दिया जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं। वो क्या है आपका? जो आपका दिखता है बाहर से, आपकी पर्सनैलिटी को हम एक्सपीरियंस करते हैं कि आप गुस्से में हो या आप हैप्पी हो। तो ये जो संस्कार है, ये पर्सनैलिटी है आपकी, जो आप एक्सपीरियंस करते हो, कहाँ से आता है? ये भी 5 चीजें आपकी डिसाइड करती हैं। आपके स्पिरिचुअलिटी एंगल से देखें तो कुछ चीजें आप पास से लेकर आते हो, कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ संस्कार, कुछ पर्सनैलिटी की ट्रेड आप अपनी फैमिली से लेकर जाते हो। कुछ आपका एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे होते हो। कुछ आपकी विल पावर क्रिएट करती है, और कुछ ऐसा जो आपका ओरिजिन है, मतलब कि वो आपका मूल है, जिस मूल की तरफ आपको जाना था। तो जो सोल है, जो प्योरिटी है, जिसकी इनसाइड की हम बात कर रहे हैं, इसका ओरिजिनल मूल जो है वो है पीस, पावर, लव, प्योरिटी, हैप्पीनेस, ब्लिस और नॉलेज। ये चीजें जब मिलती हैं तो हमारी सोल को मजा आता है। जब उसको शांति मिलती है, उसको शक्ति मिलती है, उसको प्रेम मिलता है, उसके अंदर प्योरिटी की बात होती है, उसको जब वो सुख मिलता है, आनंद मिलता है, ज्ञान मिलता है, इन सारी चीजों में हमारी जो इनसाइड है सोल, उसको मजा आ रहा होता है। तो ये 5 चीजों के फॉर्मेशन से
हम अपने आप का आउटर वर्ल्ड दिखाते हैं, यानी कि हमारा जो चारित्रिक गुण है, पर्सनैलिटी का ट्रेट है, वो दिखता है। अब मैंने क्या बात की आप लोगों के साथ में, ये बात की कि यू मेड इट, ये जो चीज बनी हुई है, आपकी जो पर्सनैलिटी है आज की डेट में, जो आपके पास थॉट है, तो अगर ये आपने बनाई है, वो पास से बनी हो, फैमिली से बनी हो, एनवायरनमेंट से बनी हो, विलफुल से बनी हो, या उसका बेसिक नेचर अगर आपने देखा, वो बेसिक नेचर तो वैसा ही है ना, इसको आप बदल सकते हो। जैसे पानी का बेसिक नेचर क्या है? गीला होना, क्योंकि अगर पानी गीला ही नहीं होगा तो पानी थोड़ा ना कहलाएगा। तो ऐसे ही आपका जो बेसिक नेचर है, वो तो कहीं ना कहीं अगर आप कोर में जाओ तो प्योरिटी का है, हैप्पीनेस का है ना, वो शांति का है। बट हम कई बार उसके उस कोर तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स लगी हुई। तो अगर ये लेयर धीरे 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 लगी हैं, किसी भी रीजन से लगी हैं, तो इन लेयर्स को वी कैन चेंज इट। हम चेंज कैसे कर सकते हैं? तो हम चेंज कर सकते हैं हमारे थॉट्स पे, हमारे एक्शंस पे, और हमारी एनर्जी, यानी कि हमारी डिजायर जो हमारी इमोशनल फीलिंग है, इन तीन चीजों के ऊपर काम कर कर। पहली क्लास अगर आप लोगों को याद आ रही है, तो मैंने बात क्या की थी कि आपके थॉट्स, आपके एक्शन और आपकी एनर्जी, इन तीनों का अलाइनमेंट होना ही आपका कर्म कहलाता है। इन तीनों चीजों में से एक भी चीज मिसिंग है, जो खासकर लोगों की एनर्जी मिसिंग होती है, तो वो आपके कर्म में काउंट नहीं हो पाती, क्योंकि एनर्जी लेवल पे हम वाइब्रेट कुछ और कर रहे होते हैं, थॉट्स के लेवल पे हम कुछ और वाइब्रेट कर रहे होते हैं। जिसका एक एग्जाम्पल हमने पढ़ा था जब हमने बात की थी 50 लाख रुपए की, कि जब मैंने कहा था आप मेट्रो से लेकर आओगे, है ना, वो पैसे नकली होंगे, कैश होगा। तो उस टाइम पे जो एनर्जी आ रही थी हमारी, तो हमें वो महसूस करा रही थी कि भाई आप एनर्जी लेवल पे पैसे से डर जाते हो, फियरफुल रहते हो, डिफिकल्टी में रहते हो, और विचार में आप चाहते हो पैसा आ जाए, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हमें करना पड़ेगा। यानी कि हम इन तीन चीजों के ऊपर अगर काम करें, तो हम कहीं ना कहीं अपने बिलीफ सिस्टम को बदल सकते हैं। यानी कि योर करंट एक्शन और कर्मा कैन बी चेंज योर पास्ट कर्म। यानी कि जो कुछ आपके पास पास्ट में था, वो आप अपने कर्म में लिखवा कर लाए हो, अपने भाग्य में लिखवा कर लाए हो, आप आपके पुराने एक्शंस रहे हो, दैट कैन बी चेंज्ड। एंड दैट कैन बी चेंज मीन्स डेस्टिनी जो लिख दी गई है। जो बहुत सारे जो पामिस्ट होते हैं, जो बहुत सारे लोग आपके फ्यूचर की बात करते हैं, आपके हाथ की लकीरों की बात करते हैं, मैं कह रहा हूं कि मैंने मान लिया कि आप जो कह रहे हो वो सही है, लेकिन जो वो सही है उसको भी बदला जा सकता है। यानी कि डेस्टिनी कैन बी चेंज। बहुत बार लोग पूछते हैं कि क्या भाग्य बदला जा सकता है जो लिखा है? यस, इट कैन बी चेंज। उसके लिए एफर्ट जो होंगे वो डबल होंगे, ट्रिपल होंगे, 4 टाइम होंगे, तभी आप लिखे हुए को अपने लिखी हुई शाही से क्रिएट करोगे। तो अगर आप अपने कर्मों को बदलना चाहते हो, अपने एक्शन को बदलना चाहते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको एड ऑन करनी पड़ेगी, वो क्या करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में? मेडिटेशन। क्योंकि ये मेडिटेशन ही एक वो चीज है जो आपको रिजल्ट देगी। यानी कि मेडिटेशन को अगर हिंदी भाषा में समझे तो क्या है? ये आपका एक मानसिक व्यायाम है, आपके विचारों की एक्सरसाइज है, जहां से आप अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की तरफ, हाई अवेयरनेस की तरफ लेकर जाते हो, आप अपने आप को टेक ऑन करते हो। या तो चुपचाप बैठना, या मंत्रों का उच्चारण करना, या साउंड्स को सुनना। तो देर आर सो मेनी वेज ऑफ डूइंग द मेडिटेशन। आपको जो भी अच्छा लगता है आप वो करो। आप श्री श्री रविशंकर जी का करो, या सदगुरु का करो, या रामदेव जी का करो, किसी का भी करो, बट आप करो। क्योंकि अल्टीमेट आपके विचारों को फोकस में लाना, उन थॉट्स को क्लियर करना, उसके अंदर उस बुद्धि को डेवलप करना, ताकि जो आप बिल्ड कर रहे हो वो आपके काम आ सके। तो हाउ टू डू मेडिटेशन? मेडिटेशन करना कैसे है? किसी भी तरीके का आप करो, इस मेडिटेशन का जो बेस रूल है वो मैं आपको समझा देता हूँ। मेडिटेशन के टाइम पे थॉट्स आते हैं, उनको विजुलाइज करना होता है और उनको फील करना होता है। यानी कि तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन आपको आपके मेडिटेशन के टाइम पे आना चाहिए। सुबह सुबह उठकर जो हम अपना बिलीफ सिस्टम बिल्ड करना चाहते हैं, जो अफर्मेशंस लाना चाहते हैं, जो हम ग्रेटिट्यूड देना चाहते हैं, उन थॉट्स के अंदर अपने एक्शंस को लाओ और उस फीलिंग को महसूस करो। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, आप अगर मुझे सुन रहे हो अभी फिलहाल, और मैं आपको बोलूं कि अगर मैं एक नींबू काट कर आपकी जीभ पे रख दूं, और आपको नींबू काटना
चाटना पड़ जाए, उसको महसूस करना पड़ जाए, तो कैसा सा टेस्ट आ रहा है अभी आपको उस नींबू की फीलिंग के साथ में, क्या आप चैट बॉक्स में बता सकते हो या अनम्यूट करके मुझे बता सकते हो कि जी योगेश्वर जी, जो मैं नींबू की बात कर रहा हूँ और इस नींबू की 2-3 बूंदे आपके मुंह में मैं अगर निचोड़ दूं आपके लिए, आपको महसूस करा दूं, तो कैसी महसूस आ रही, कैसी फीलिंग आ रही है? आई एम वेटिंग इन टू द चैट बॉक्स, और आप अनम्यूट भी कर सकते हो। खट्टापन सा महसूस हो रहा है ना, शोर लग रहा है, यस सर। महसूस हो रहा है, फीलिंग आ रही है आपको? तो माई आइडिया इज कि आपके पास अभी है नहीं नींबू, बट फीलिंग तो आ गई ना आपके पास। तो आपको आपके विचारों को, जब मेडिटेशन आप करते हो तो आपके विचारों को, आपके एक्शंस को विजुलाइज करना होता है, आपकी एनर्जी को फील करना होता है, एक्सपीरियंस करना होता है, तब आप बहुत तेजी से अपने बिलीफ सिस्टम को, अपने विचारों को बदल सकते हो। क्लियर है जी? अब मैं आपको जो बताने वाला हूं वो थॉट्स की थोड़ी सी डिस्कशन करने वाला, थॉट्स के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं, है ना? तो इस थॉट्स को अगर आप देखो, तो जब थॉट्स आएंगे ना, तो 2 पैटर्न होंगे थॉट्स के। एक होगा एज इफ, एक होगा व्हाट इफ। तो एज इफ क्या है? एज इफ लाइक यू आर द विनर, और व्हाट इफ इज लाइक द कंसर्न और दैट फियर। तो बहुत बार ह्यूमंस आर डिजाइन विद द व्हाट इफ, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, है ना? जैसे विराट कोहली से एक बार पूछा गया कि भाई आप जब मैच खेलते हो तो मैच खेलने से पहले क्या प्रैक्टिस करते हो, किस तरीके से विचार करते हो? तो विराट कोहली जी ने बोला कि आई ऑलवेज विजुअलाइज एंड ड्रीम विद माई टीम कि एज इफ वी वॉन द मैच, कि हम महसूस करते हैं कि एज ए टीम कि भाई हमने तो मैच जीत लिया है, ना कि ये व्हाट इफ कि अगर हमने मैच नहीं जीता तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान जाएंगे वो, है ना, डंडे मारेंगे। तो आपकी फीलिंग क्या है? आप एज इफ पे जा रहे हो, व्हाट इफ पे जा रहे हो? क्योंकि दोनों ही फीलिंग में अगर आप देखोगे तो दोनों ही फीलिंग में अंदर इमेजिनेशन है। व्हाट इफ होता क्या है? व्हाट इफ होता है एक डाउट वंस एबिलिटी पे, जो ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द लो एस्टीम से आती है। यानी कि व्हाट इफ हमेशा कब आएगा? जब आपकी लो एस्टीम रहेगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको आपको सेल्फ लव को बढ़ाना है, उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है। इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं आपको आपकी माई प्रॉमिस वॉल बनानी है, क्योंकि वो एक सोर्स है, वो एक तरीका, वो एक टूल है आपके सेल्फ लव को बढ़ाने का। व्हाट इफ क्यों आ रहे हैं? क्योंकि एक इंसान की एबिलिटी जब डाउटफुल होती है, उसकी लो सेल्फ एस्टीम होती है, वो ज्यादातर व्हाट इफ के बारे में सोचता है। वो अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर होता है ब्रेन का। व्हाट इफ क्यों आते हैं विचार? वो ब्रेन से पूछना चाहता है आपका बिहेवियर कि भाई जो ये हुआ, अगर कोई दिक्कत हुई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर क्या होगा? प्लस इट्स नॉट पॉसिबल। व्हाट इफ में क्या कहते हो आप? इट्स नॉट पॉसिबल। उसमें आपके जो विचार होते हैं वो थोड़े से नेगेटिव होते हैं। आई कांट डू इट, ये विचार होते हैं। इफ इट डजंट टर्न आउट द वे आई वांटेड, अगर ये वैसा नहीं हुआ जैसे मैंने सोचा है, फिर क्या होगा? ये जो थॉट है, ये सारे कौन से वाले थॉट हैं? व्हाट इफ वाले थॉट हैं, जहां पे आप अप्रूवल लेते हो लोगों से, जहां आपका जो एबिलिटी है डाउट करने की होती है, आपको लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा, आपको लगता है कि अगर ये ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ। तो ये सारी जो फैमिली है, ये कौन सी फैमिली है? पैटर्न कौन सा है? व्हाट इफ का पैटर्न है। शिफ्ट फ्रॉम व्हाट इफ टू एज इफ, बिकॉज मास्टर ऑफ द जो की है ना, बोथ की, वो इमेजिनेशन है। यानी कि दोनों ही चीजें, आप मेरे साथ रहो थोड़ी देर, कि दोनों ही चीजें एज इफ हो या व्हाट इफ हो आपकी इमेजिनेशन में ही रही हैं। जब इमेजिनेशन में ही हो रही है तो आप अपनी इमेजिनेशन को चेंज भी तो कर सकते हो, यानी कि एज इफ को बेस्ड बना सकते हो ना। एज इफ एक्टिंग डिजायर और स्टेट ऑफ आउटकम, कि आप उस फीलिंग को, जो आउटकम आप लाना चाहते हो, जिस स्टेट पे आप जाना चाहते हो, जिस अचीवमेंट की तरफ जाना चाहते हो, आप उसको महसूस करो ना। जो आपकी फीलिंग है कि मैं ये अचीव करना चाहता हूँ या ये आउटकम चाहता हूँ, आप अपनी इमेजिनेशन में उसको ध्यान में रख के उसकी तरफ फोकस करो कि भाई मेरे पास 4-5 लोगों की टीम हो गई है और सारे बड़े ईमानदार हैं, बड़े अच्छे से काम करते हैं आकर। आप इमेजिन कर रहे हो तो एज इफ इमेजिन करो ना, व्हाट इफ की जगह कि यार मैंने 3 लोग रखे और तीनों नए लोग रहे, और इन 3 में से एक नकली निकला और उसने 2 को बेवकूफ बनाया और वो सबको लेकर चला गया, मेरी कंपनी का डाटा लेकर चला गया, तो व्हाट इफ हो गया। दोनों में आप इमेजिन कर रहे हो, थॉट में हो। मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि हमें सिर्फ अपने आप को ट्यून करना है, अपने आप को थोड़ी सी मास्टरी करनी है, मसल बिल्ड करनी है एज इफ की तरफ ले जाने की।
एज इफ एक्ट एज यूर ऑलरेडी अचीव्ड इट, आपका आउटकम आ चुका है, इट्स पॉसिबल, क्या ये हो सकता है, क्यों नहीं होगा, आई कैन डू इट, और आई हैव नो अटैचमेंट टू द रिजल्ट्स। यानी कि जब आप एज इफ सोच रहे हो और वो रिजल्ट नहीं आया जो रिजल्ट आप इमेजिन कर रहे थे, तो आपको तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका रिजल्ट्स के साथ में अटैचमेंट नहीं है। क्योंकि जब आप अटैचमेंट के साथ बात कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप प्रेशर आ जाता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके फोकस आ जाता है। तो मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं कि जब हम देखते हैं जो आपके ऑटोमेटिकली दिमाग में विचार आते हैं, और बहुत बार ये बहुत सारी लर्निंग में एग्जांपल लिया जाता है कि जब आपको एक गिलास दिखाया जाता है, कुछ लोग उसको कहते हैं आधा भरा हुआ, कुछ कहते हैं आधा खाली। तो जो सोचने का नजरिया है, आधा भरा है आधा खाली, ये व्हाट इफ और एज इफ से आता है। तो मैंने आप लोगों को आज इस डिस्कशन में एक पैटर्न लेने की कोशिश की है जो हर ह्यूमन के पास है। आपको वो पैटर्न थोड़ा सा तोड़ना है, उसको ब्रेक करना है और उसको नेक्स्ट चीज कर लेकर जाना है, क्योंकि आपका कॉन्शियस वे ऑफ थिंकिंग को शिफ्ट करना है। आई कैन डू इट, इट इज पॉसिबल, एंड आई हैव नो अटैचमेंट विद द रिजल्ट्स। आप जो भी कुछ प्लान करना चाह रहे हो कि भाई इस मंथ मैं ये गोल बना रहा हूँ, इस साल का मैं ये गोल बना रहा हूँ, जिसके ऊपर आपको एक्शन लेने हैं, क्योंकि एक्शन नियर फ्यूचर में होते हैं। यानी कि आपके आज, इस हफ्ता, इस महीना, या ज्यादा से ज्यादा इस साल। तो जो नियर फ्यूचर है उसी को लेकर आपको अपने एज इफ में रहना है, उसके रिलेटेड आपको एक्शन प्लान बनाने हैं, ना कि फ्यूचर की इमेजिनेशन में जाना है। क्योंकि फ्यूचर की इमेजिनेशन लंबे टाइम तक सोची हुई भी आज कुछ ज्यादा बड़ा सा बदलाव आपकी लाइफ में लेकर नहीं आती। तो मैं इस टॉपिक के साथ अगर आगे जाऊं, और आगे जाने से पहले आपको एक कहानी सुनाऊं जो इससे आगे डिस्कशन होगा, थोड़ी सी हम एक बार शेयरिंग कर लेते हैं कि अभी तक आप लोगों को क्या समझ में आया। सर साउल के ऊपर थोड़ी सी क्लैरिटी हुई है। जैसे साउल जो होती है अपनी ह्यूमन साउल जो है वो रेशनल साउल होती है। हम्म, वो भी उसमें इनपुट होता है और आउटपुट होता है, जो हमारे थॉट्स होते हैं उसको जो मैनेज करता है बीच में वो मन होता है हमारा। और मन भी जो है तीन टाइप में आपने बताया कि कैटेगराइज होता है। हम्म, एक थिंकिंग प्रोसेस से गुजर रहा होता है, एक इंटेलिजेंस होता है, और तीसरा जो आपने बताया है वो संस्कार होते हैं। संस्कार, आउटकम, पर्सनैलिटी जो दिखती है। आउटकम, करेक्ट करेक्ट। जो आपने बताया सर थॉट्स, जो हमारी जो थॉट्स होते हैं उसको थोड़ा सा और ड्रिल किया आपने। हम्म, होता मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरे को तो पहली बार मैंने रियलाइज किया है, कभी पहले से पहले सुना नहीं था। और जैसे आपने बताया हम एज इफ एंड व्हाट इफ, हम्म, ज्यादातर हमारे अंदर ये चला होता है कि व्हाट इफ अगर ये हो जाएगा तो फिर क्या होगा। हम्म, तो इस पे थोड़ी सी क्लियरिटी आई है। हम्म। दैट्स इट, जो मैंने मतलब समझा है सर, यही है वो। बहुत बढ़िया, गुड। एनीबडी एल्स जो वैल्यू एडिशन करना चाहेगा अभी तक की जो टॉपिक था, मैं क्या समझ में आप लोगों को क्या क्रिएट है? जी जितेंद्र भाई। हाँ सर। मैं कहूंगा कि सोल वाला आपने बताया, दैट्स रियली गुड कि ना सोल के लेवल पे हम किस तरह से वर्किंग करते हैं। हम्म, और मेडिटेशन जो है वो अपने सोल को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने में, हमारे इंटेलेक्ट को नेक्स्ट लेवल में कैसे हेल्प करता है। सो वो समझ में आया कि मेडिटेशन की इसमें वैल्यू क्या है। अलग सेकंड चीज जो दिखी, जो वाटिफ और एजिव दिखी, कि ना हर समय एक डर का माहौल आसपास है कि यार ये हो गया तो ये क्या होगा, ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे। और जब भी ये व्हाट इफ आता है ना, तो रिजल्ट भी वैसे ही आता है। हम्म, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, तो कैसे मैनेज करेंगे, हम्म, ये आ गया तो क्या होगा, ये आ गया तो क्या होगा। लाइक दिस इज व्हाट अनकॉन्शियसली पूरे दिन माइंड में चलता रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ रहता है, इसको कैसे मैनेज करेंगे, ये कैसे होगा। हम्म, तो दिस इज वेयर आई थिंक आई ऑपरेट माई डे, माई वर्क। हम्म, तो लाइक आई एम नॉट विजुअलाइजिंग एज इफ, आई हम्म, एम ऑलवेज गोइंग थ्रू द व्हाट इफ। ब्यूटीफुल शेयरिंग जितेंद्र भाई। रियल शेयरिंग, मजेदार। हमें अपनी इमेजिनेशन को ही शिफ्ट करना है। एनीबडी एल्स जो शेयर करना चाहता है अभी तक के इस टॉपिक में से क्या कुछ प्रेजेंट हुआ? एक चीज जो समझ में आई कि एज और इफ का जो डिफरेंस है ये अपने आप में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम्म, कई बार पता रहता है कि हम गलत जा रहे हैं, हम्म, व्हाट में भी और इसमें भी हम्म, कॉन्फिडेंस लेवल अब बढ़ जाता है, लेकिन करते फिर भी नहीं है। हम्म, यानी कि केवल वो दिखावे के लिए अपने आप से ही बात करते हैं, तब ये सब चीजें मालूम होती हैं।
दूसरे की बता रहे थे जब, तो ऑटोमेटिक मैं नेगेटिव थॉट में चला गया। नेगेटिव मतलब कि जो थोड़ी देर पहले देख रहा था ना, मुझे वही चीज याद आने लगी, और वो फिर वो नेगेटिव थॉट में जाने लगे, भाई हाँ ऐसा होगा, वहाँ ऐसा होगा, तो क्या हो गया। तो फिर से ये क्या हुआ, अननेसेसरी थॉट्स है जो आप पूरे दिन में देखते हो और करते हो, तो ये वहीं से आते हैं। तो इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि हम पॉजिटिव चीजों पर ही ध्यान दें और ऐसे माहौल में ही रहें। और इसीलिए शायद मैंने भी रियलाइज किया थोड़ी देर पहले कि अननेसेसरी उन चीजों पे क्यों फोकस करना है जो हमारे काम की नहीं है। अननेसेसरी फिर भी थॉट वहीं पर जाता है, वही चाहिए। यस यस, बिल्कुल। तो डॉक्टर कंट्रोल साहब करना बड़ा जरूरी है कि हम क्या देखते हैं, ये भी बहुत जरूरी है। और उसकी जो पावर है ना, जो जितेंद्र भाई ने पॉइंट डाला, जो मैं 3-4 पॉइंट इसमें से आपको देना चाह रहा था, उसमें से एक सबसे बड़ी पावर है मेडिटेशन की। इसीलिए मैंने शुरू की क्लास में जाते जाते आप लोगों को समझाया कि सुबह उठते ही 2 मिनट प्रैक्टिस कर लो यार। दिन में 4 बार कर लोगे तो बहुत अच्छी है, लेकिन पावर तो वहीं से आनी है ना। हम एक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर इस टॉपिक को ही मुझे 4-5 घंटे देने हो, मैं दे सकता हूँ, लेकिन वो ज्ञान नहीं देना। मुझे पीएचडी का आपसे सर्टिफिकेट नहीं लेना कि मैंने बहुत कुछ अच्छा सिखाया। मैं कह रहा हूँ कि सीख लिया, आप वो भी सीख लिया तो एक्शन दिखाओ ना। मुझे तो एक्शन में मजा है। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते सर इसमें जो आपने कहा था वो चीज कि एक सर मुझे दो चीजें बहुत अच्छी लगी जो मेरे लिए आज का गोल्डन स्टेटमेंट था। हैं? पहला तो सर जो विराट कोहली की बात थी, जब उससे पूछा जाता है कि भाई आपकी क्या तैयारी है, तो उसने कहा भी हमने मान के चलते हैं हमने मैच जीत लिया है। तो मेरे लिए बहुत बड़ा गोल्डन स्टेटमेंट था। दूसरा सर ये है कि कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल सही कहा कि हम लोग अपनी फैमिली, अपनी पास्ट बर्थ, अपना खुद का ओरिजिनल, अपने एनवायरनमेंट, इस सबका कॉम्बिनेशन होते हैं। और तीसरा सर मुझे लगता है कि कई बार कुछ चीजों को हम जानकर करते हैं, कई बार कुछ चीजें अनजाने में होती हैं। तो सर मेरा यह है कि अगर मुझे कुछ भी करना होता है तो मैं उस चीज को बहुत ज्यादा पसंद करने लगता हूँ, उससे प्यार करने लगता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली अपना होने लगती है। और अगर मुझे कुछ नहीं करना होता तो मैं उसको इग्नोर मार देता हूँ, ठीक है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, वो ऑटोमेटिकली पीछे छूट जाती है। तो कई बार सर अगर मान लो डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, अगर ये चीजें कई बार काम नहीं करती, तो मैंने एक चीज देखी है सर, एक वो ये ना कि अगर ये सारी चीजें काम नहीं करती तो आप जो भी आप करना चाहते हैं ना उसके भक्त बन जाओ या उससे बेहिसाब प्यार करने लगो, अपने तो आप हो कहीं ना जाएगी। कहीं उसकी ऑटोमेटिकली आपकी हैबिट या जो भी आप करना चाहते हो वो उसके अंदर आ जाएगी। यस, उसकी तरफ इंक्लाइन अपने एक्शंस को, समर्पण को ले आओ। तो हाँ अब जो मैं आगे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, इसमें ना आप लोगों के कॉन्ट्राडिक्ट पॉइंट हो सकते हैं, बट मेरा इंटेंट यहाँ पे अपने आप को सत्य या आपको गलत साबित करना नहीं है। इस कन्वर्सेशन को जो हम सुनेंगे, क्योंकि हम कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम की बात करेंगे जो बिलीफ सिस्टम आपके हिलेंगे, आप कहोगे योगेश्वर जी ये तो गलत कह रहे हो। मैं गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, मायने नहीं रखता। मायना ये रखता है कि इस पूरी स्टोरी से, इस कन्वर्सेशन से जो आगे अब चलेगी, इससे सीख क्या सकते हैं, इससे क्या ले सकते हैं। ठीक है जी। तो अब जो मैं कन्वर्सेशन शुरू करने वाला हूँ, उस स्टोरी शुरू करने वाला हूँ सोल के बारे में। यानी कि जब हम ये कह रहे हैं स्पिरिचुअलिटी एंगल से कि सोल है, और सबकी सोल जो है ना वो प्योर है, और सोल ही परमानेंट है। यानी कि हम ये कहते हैं कि जो आपका शरीर है वो नश्वर है, वो तो खत्म हो जाएगा, जर्जर हो जाएगा, उसको कर दिया जाएगा, लेकिन उसमें से जो एक परमानेंट चीज है वो बाहर निकलेगी, वो है आपकी सोल, जो आपके इस शरीर में से निकलकर कहीं और जाएगी। तो जो सोल है ना, सोल डिसाइड इट्स जर्नी एंड पाथ। तो जब आपकी सोल निकलती है, तो जो आत्मा परमात्मा के पास जाती है, तो परमात्मा पूछते हैं उससे कि भाई तू आया, क्या कर कर आया? कि मैं ये कर कर आया। ठीक है जी। तो अब और क्या चाहता है? वो कहता है जी मैं कुछ और अपनी घिसाई करना चाहता हूँ, अपने आप को और चमकाना चाहता हूँ। ठीक है जी। तो चमकाने के लिए तो कुछ दर्द लेना पड़ेगा, कुछ प्लेजर लेना पड़ेगा, यानी कि वो एक्सपीरियंस लेना चाहता है। तो कहे जी हाँ, तो अब ऐसा करो, आप दोबारा से जाओ और अपनी जर्नी में खुद देख कर जाओ कि आपको क्या करना है। यानी कि सोल डिसाइड इस जर्नी ऑफ पेन एंड प्लेजर। क्यों डिसाइड करती है उसको पेन और प्लेजर? टू गेट सम लेसन। क्योंकि आपको जो लेसन मिलते हैं, जो आपको सीख मिलती है, जो आपको एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो आप स्किल्स बिल्ड करते हो, तो ये कहाँ से आती है? जब आपके पास कोई पेन या प्लेजर होता है। हमेशा एज ए ह्यूमन या एज ए सोल, जब भी आपके पास पेन होगा या प्लेजर होगा, तो कोई ना कोई आपको लर्निंग दे रही होगी, कोई एक्सपीरियंस करा रही होगी, कोई ना कोई स्किल आपको बिल्ड करना पड़ेगा अपने आप को। यानी कि आपको अपने आप को थोड़ा सा घिसना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा सा और एनलाइटन करना पड़ेगा, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है जी।
क्यों? ताकि आप अपने सोल के लेवल को अपलिफ्ट कर सको, आपकी सोल की जो डिग्री है उस डिग्री को अपलिफ्ट कर सको। जैसे 3 डिग्री की हमने बात की थी सोल की, एक जो पेड़ों के अंदर थी, क्योंकि जीव तो उनके अंदर भी है जीवन, एक जानवर के अंदर थी, एक हमारे अंदर ह्यूमंस के अंदर थी। तो ह्यूमंस के अंदर भी सोल है, इसके भी अलग अलग लेवल्स हैं। तो इन लेवल्स को अपलिफ्ट करने की जो जो इच्छा है, जो वो जो जो जर्नी है, वो सोल लेकर आती है। यानी कि सोल लेवल को अपलिफ्ट करना है तो अवेयरनेस की पावर चाहिए। अगर आपको आपके सोल के लेवल की पावर को अपलिफ्ट करना है, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है, तो कौन सी पावर चाहिए? अवेयरनेस की, ताकि आप अवेयरनेस में रह सको ना, कि कौन सा पेन है, कौन सा प्लेजर है, कैसा है। बट जब हम यहाँ पे आए तो गॉड ने हमें जो पावर दी ना, वो चॉइस की पावर दे दी, अवेयरनेस की नहीं दी। यानी कि हमारे पास हमेशा चूज करने की पावर है। उस चॉइस के साथ में जो हम करेंगे, वेर आर मैनी टाइम्स वी आर अवेयर और नॉट अवेयर कि जो ये चॉइस है, जो एक्शन है, इसका रिजल्ट जाएगा, उसका इंपैक्ट क्या आएगा। थोड़ा सा समझेंगे, सिप सिप कर लेकर जाएंगे कि यानी कि आपको अगर सोल को अपलिफ्ट करना तो आपके पास पावर कौन सी होनी चाहिए? अवेयरनेस की। बट अवेयरनेस की पावर ना देके गॉड ने क्या दिया? आपको चॉइस की पावर दे दी कि भाई तू चूज कर। उस चॉइस से जो भी तू एक्शन लेगा, चॉइस मतलब एक्शन, तो उस चॉइस का जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी इंपैक्ट आएगा, वहां से देख कि तू उस इंपैक्ट को लेके अवेयर हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसीलिए बहुत बार ह्यूमन बीइंग्स अपने सेम पैटर्न को दोहराते हैं, सेम पैटर्न को दोहराते हैं, क्योंकि वो चॉइस तो कर रहे हैं बट उस चॉइस की अवेयरनेस में नहीं होते। जैसे वो शराबी दारू पी रहा है, अपनी चॉइस ले रहा है, बट उस चॉइस के, उस एक्शन के रिजल्ट के लिए वो अवेयर ही नहीं है, कि उसकी अवेयरनेस ही नहीं उसके अंदर कि उसका इंपैक्ट क्या आएगा। तो अगर मैं बताऊं तो जो एक्सपीरियंस आपको लेना है, जिस एक्सपीरियंस की हम बात कर रहे हैं, ये 2 वर्ल्ड होते हैं एक्सपीरियंस लेने के, 2 टाइप ऑफ एक्सपीरियंस के वर्ल्ड। पहला होता है पॉजिटिव वर्ल्ड, जहां पे हैप्पीनेस, फन, जॉय, ब्लिसफुल होता है। और दूसरा होता है नेगेटिव वर्ल्ड, जहां पे ईगो, एंगर, हेट होता है। तो अगर एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दोनों ही अच्छे हैं, बुरे इसमें से कोई नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं कि जो पॉजिटिव वाला वर्ल्ड है वो भी सही है, जो नेगेटिव वाला वर्ल्ड है वो भी सही है। क्योंकि जब तक नेगेटिव नहीं आएगा तब तक पॉजिटिव को कैसे आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि पॉजिटिव कैसा है। तो आपको दोनों वर्ल्ड की जरूरत पड़ती है, बट आपको आपके एक्शन से अवेयरनेस में रहनी चाहिए कि भाई आपको किस वर्ल्ड में कितने टाइम तक रहना है। अगर आपको अवेयरनेस नहीं है कि मैं नेगेटिव वर्ल्ड में हूं और मुझे यहां नहीं रहना, तो आप पॉजिटिव की तरफ जा ही नहीं पाओगे। आपके बहुत सारे एक्शंस आपको एंगर, हेट, ईगो, इस नेगेटिव वर्ल्ड में लेकर जाएंगे, जो आपको इंपैक्ट भी करेंगे। बट क्या उसकी अवेयरनेस आपको है ताकि आप वापस से वहां जा सको? क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि सोल का जो मूलभूत बेस है, जैसे पानी का बेस होता है गीलापन होना, ऐसे ही सोल का जो मूलभूत बेस है वो कौन सा है? हैप्पीनेस का, फन का, जॉय का, ब्लिस का। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो बात हो रही है 2 एक्सपीरियंस की, तो हम 2 वर्ल्ड में रह रहे हैं। हम बहुत बार मिक्स कर देते हैं इन दोनों वर्ल्ड को, और हमें कभी इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हुआ ही नहीं। तो आज मैं इस छोटे से डिस्कशन को, अपने बुद्धि, अपने विवेक, आज तक के एक्सपीरियंस को टेक ऑन करना चाहूंगा, आप लोगों से बात करना चाहूंगा कि भाई आप ना 2 तरीके के वर्ल्ड में रहते हो। वन वर्ल्ड इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड सेकंड वर्ल्ड इज रियल वर्ल्ड। यानी कि एक वर्ल्ड है जो आपकी ह्यूमैनिटी की बात कर रहा है, स्पिरिचुअल की बात कर रहा है, आपकी सोल की बात करता है, और दूसरा है जो रियल है, जिसके अंदर आप एक्चुअल में रह रहे हो। तो कितना कॉन्ट्राडिक्ट है कि आप 2 तरीके की माहौल में रह रहे हो, तो आपको दोनों माहौल के बारे में पता होना चाहिए, आपके पास अवेयरनेस होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास इन दोनों वर्ल्ड की अवेयरनेस नहीं है तो आप डिफिकल्टी में आ जाओगे, क्योंकि दोनों वर्ल्ड के रूल रेगुलेशन अलग अलग हैं। जैसे कि मैं बात करूं आपके साथ में कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड जहां गलत या सही नहीं होता, स्पिरिचुअलिटी की अगर हम बात करें तो वहां पे गलत या सही नहीं होता, उसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। स्पिरिचुअल मीनिंग
relating to the people's deepest thoughts and belief rather than their body and their physical surrounding। यानी कि आध्यात्म जो है, इंटेलिजेंस जो है, वो आपके इनसाइड से आती है, आपके विचारों से आती है, ना कि आपकी आउटर वर्ल्ड से, आपकी फिजिकल बॉडी से। यानी कि ह्यूमैनिटी, मानवता जो फोकस करती है वो जीव पे फोकस करती है, यानी कि विच हैज सोल, वो ह्यूमन हो, एनिमल हो, बर्ड हो, प्लांट्स हो। तो कह रहे कि नहीं जी, सब में जीवन है, तो सबको अधिकार है उस जीवन को जीने का। आप किसी को मार नहीं सकते, काट नहीं सकते। ऐसे समय में दूसरों की मदद करना, जब उन्हें उस मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है, वही ह्यूमैनिटी है। तो आप एनिमल्स की मदद कर रहे हो, बर्ड्स की मदद कर रहे हो, प्लांट्स की मदद कर रहे हो, ह्यूमंस की मदद कर रहे हो, यही ह्यूमैनिटी है। सहानुभूति, दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, चेतना, ये सारे जो है ना मानवता के लक्षण है। तो यही मानवता है, यानी कि एम्पैथी, काइंडनेस, फॉरगिवनेस, कंपैशन, लव, सॉफ्ट स्पोकन जो नॉलेज है, कॉन्शियसनेस के साथ में, यही ह्यूमैनिटी के कैरेक्टर्स हैं, जिससे दिखता है कि यार ये इंसान इंसान है, इसके अंदर ह्यूमैनिटी बची हुई है। सेकंड जो वर्ल्ड है ना, वो रियल वर्ल्ड है, वेयर यू कम एंड लिव, जहां गलत और सही सबका अलग अलग होता है। यहाँ पे गलत और सही होता है, लेकिन सबका अलग अलग होता है। जैसे किसी के लिए नॉनवेज खाना सही है, किसी के लिए नहीं है। तो यहां पे जो चीजें डिसाइड होती हैं, दैट्स वाई वी मेड रूल, रेगुलेशन, लॉ एंड एथिक्स। यहां पे अपने आप को अगर रहना है, यहां पे अपने आप को अगर बसाना है, तो इसीलिए हम ह्यूमंस ने कुछ रूल बनाए, कुछ रेगुलेशन बनाए, कुछ लॉ बनाए, कुछ एथिक्स बनाए, जो जिन एथिक्स के साथ अलाइन करता है, यानी कि जो जिस समाज में रहता है, जिस रिलीजन में रहता है, जिस कंट्री में रहेगा, वो वहां के रूल रेगुलेशन को मानेगा। क्योंकि अगर हमें साथ रहना है, तो हमें उसके ऊपर फोकस करना है, उसके ऊपर जाना है, उसके ऊपर दिमाग लगाना है। और इस वर्ल्ड में आता है मोरालिटी वर्ल्ड। जैसे ऊपर वाले वर्ल्ड में क्या आता था, ह्यूमैनिटी, तो यहाँ पे आता है मोरालिटी। मोरालिटी का मतलब क्या है कि वो सीख, वो शिक्षाएं, वो रीति रिवाज जो हम एक समूह को एक ना मूल्य प्रणाली के तहत लोगों को देते हैं, उनके पास बताते हैं कि कौन सी चीज इस ग्रुप, इस समूह के लिए गलत है, कौन सी सही है, कौन सी ठीक है आपके लिए। तो उन चीजों के ऊपर फोकस किया जाता है मोरालिटी वर्ल्ड के अंदर। यानी कि जो हम व्यवहार बना रहे हैं, दूसरे के अंदर नैतिक मूल्य लेकर आ रहे हैं, वो सारे के सारे कौन से हुए, हमारे रियल वर्ल्ड की उत्पत्ति हुई, वहां की उत्पत्ति हुई फोकस करने के लिए। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं, वन इज ह्यूमैनिटी, सेकंड इज मोरालिटी। समझने के लिए अगर हम थोड़ा थोड़ा सिप सिप कर जाएं, आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करें, तो एक वर्ल्ड निकल कर आया जो ह्यूमैनिटी से निकला, यानी कि जिसको हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एंगल कह रहे हैं। दूसरा बना रियल से, जिसमें मोरालिटी की बातें करते हैं, सही या गलत की बातें करते हैं। एज ए ह्यूमन व्हाट यू वांट इंपॉर्टेंट है, बट आल्सो चेक किया वो आपका समाज, आपका रिलीजन, आपकी कंट्री, वहां पे वो इंपॉर्टेंट है या नहीं। यानी कि ह्यूमैनिटी एंगल से हम बात करें, तो क्या बात हुई कि जी आपके लिए जो आप चाहते हो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट दूसरी चीज आपको चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि आप रियल वर्ल्ड में रह रहे हो, कि क्या वो जो चाहता है आपके समाज, आपके रिलीजन, आपकी कंट्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट है या नहीं है। क्योंकि बैंकॉक में, थाईलैंड में, ग्रीक्स में जो सेक्स करना है वो बहुत नॉर्मल सी चीज है ना, बट इंडिया में या दो चार और ऐसी कंट्रीज हैं, वहां पे इसको कंसिडर ही नहीं किया जाता। या अगर मैं बात करूं, चाइना के अंदर नॉन वेज खाना बहुत आसान है, वहां पे पता नहीं किस किस तरीके का खा लिया जाता है, और बहुत सारे लोग तो हम सोच भी नहीं सकते। यानी कि जो आप अपने आप को नॉन वेजिटेरियन कह रहे हैं, जो सिर्फ चिकन खाने को ही नॉन वेज कह रहे हैं, उनको अगर चाइना वाले नॉन वेज की बात कर दी जाए, तो उनको खाया भी ना जाए, फोकस भी नहीं किया जाएगा। मीन्स both world has the power to give you happiness. What world matters you most, choose out of free will. यानी कि दोनों ही वर्ल्ड जो है ना, उन दोनों ही वर्ल्ड के अंदर पावर है। यानी कि अगर मैं बात करूं ह्यूमैनिटी वर्ल्ड की या मॉरलिटी वर्ल्ड की,
दोनों के अंदर अपनी अपनी पावर है। जो वेज खा रहे हैं, जो वेज नहीं खा रहे हैं, जो इस विचार के रखते हैं, उसके भी दोनों को हैप्पीनेस मिल रही है अपने अपने वर्ल्ड में। मैटर ये करता है कि क्या आप अपनी फ्री विल से चूज कर रहे हो। आपकी फ्री विल क्या है उसको चूज करने की। फ्री विल मतलब आपकी चॉइस जो आपके पास थी जब आप आए थे उस अवेयरनेस में। तो आपका गेम है, आपका रोल है, आपको चूज करना है अपने एक्शंस को। यू आर हेयर टू प्ले एन कैरेक्टर। तो जो कैरेक्टर आप यहाँ निभाने आए हो, जिस गेम को आप खेलने आए हो, जिसकी आपको अभी अवेयरनेस नहीं है कि आप किस वजह से यहाँ आए हो, किन चीजों के फोकस करने आए हो, तो आपको आपका गेम चूज करना है, आपका रोल चूज करना है, और आपको आपके एक्शन चूज करने हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं है। बिकॉज तभी तो आप अपनी डेस्टिनी को चेंज कर पाओगे, फोकस कर पाओगे कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। बिकॉज पावर जो है ना, जब आप ऊपर थे, जब आपको रोल मिल रहा था, जब आए थे तब भी थी, और पावर अब भी है। यानी कि आपको एक फिल्म ऑफर हुई थी, कई सारी स्क्रिप्ट आपको दिखाई गई थी, एक ये स्क्रिप्ट है, एक ये स्क्रिप्ट है, एक ये स्क्रिप्ट है। तो आपने ऊपर से चूज की कि जी मुझे ना हेमंत वाली स्क्रिप्ट दे दो, मुझे मोहित जी वाली स्क्रिप्ट दे दो, मुझे सर्वेश वाली स्क्रिप्ट दे दो, है ना, मुझे जितेंद्र धर्मेंद्र वाली स्क्रिप्ट दे दो, या नवीन वाली स्क्रिप्ट, अशोक वाली स्क्रिप्ट दे दो। तो स्क्रिप्ट आपने ऊपर से ले ली थी, बट उस स्क्रिप्ट पे जो काम करना है, जिसको जो ऊपर से आपने लेकर आए थे, उसको बदलने की पावर जो है आपके पास अब भी है। बट वो अवेयरनेस है अगर, तो तब उस पावर का एनकैश कर सकते हैं। यानी कि बस गेम जो है वो अवेयरनेस का है कि कौन सा रोल से स्किल, एक्सपीरियंस और लर्निंग को एक्वायर करना है। यानी कि आपको जिस रोल में आज की डेट में हो, उससे कौन से एक्सपीरियंसेस, कौन सी लर्निंग्स को लेना, ताकि आप अपने सोल को और इवॉल्व कर सको। क्योंकि अगर आप इसको इवॉल्व करोगे, तभी आप अपने उस जो कहते हैं ना डेस्टिनी के मकसद के ऊपर समझ पाओगे, बात कर पाओगे। जैसे एकता कपूर चेंज कर देती है ना रोल को, ऐसे आप भी चेंज कर सकते हो। जिसके साथ कोई एक्स्ट्रा इशू होता है, तो एकता कपूर के आपने अगर प्रोग्राम देखो तो वहां पर ना रोल चेंज हो जाते हैं। तो उस एक्टर को रोल दिया गया, उसने कहा जी निभाऊंगा, और वो निभा भी रहा था। निभाते निभाते दिखता है कि यार इसका ना ठीक नहीं जा रहा डायरेक्शन, उसको बदल दो। तो बदलने की जो पावर है वो आपके पास भी है, और डायरेक्टर के पास भी है। क्योंकि आपकी फिल्म के डायरेक्टर आप ही हो, जिसको आप लिख रहे हो, जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो। बोथ क्रिएटर हैज सेम पावर। यानी कि जिसने स्क्रिप्ट लिखी उसके पास भी पावर है, और जो स्क्रिप्ट को निभा रहा है उसके पास भी पावर है। तो आज आप अपनी स्क्रिप्ट को निभा रहे हो, बट उस स्क्रिप्ट की अवेयरनेस क्या आपको कंप्लीटली है? क्योंकि अवेयरनेस ही गेम है आपकी सोल की उस प्योरिटी को एक्सपीरियंस को लेकर जाने का। जो कर रहा है आप इस रोल को, और जो करवा रहा है, जैसे कि कपिल शर्मा और सुनील पाल की स्टोरी आपने देखी होगी। कपिल शर्मा ने उसको दिया रोल, और जो सुनील भाई थे उनके साथ उनकी कुछ गड़बड़ हुई, तो उन्होंने उस रोल से उसको निकाल दिया। तो जो रोल है वो आपकी अवेयरनेस में आने के बाद, इंपैक्ट में आने के बाद क्रिएट हो सकता है। दैट्स वाई वी से यू आर ऑल्सो द क्रिएटर, यू आर द गॉड, यू आर द ब्रह्मास्मि। आप जो चाहो वो हासिल कर सकते हो, आपके पास पावर थी। आप गोल्ड को अगर देखो, सोने को अगर देखो, तो सोना अगर 1 किलो है तो उसको क्या कहोगे आप? गोल्ड बोलोगे। सोना अगर आप बोलोगे आपके पास 10 ग्राम है तो उसको क्या बोलोगे? उसको भी गोल्ड ही बोलोगे। सोना अगर छोटा सा है, कतरा भी है, तो उसको क्या बोलोगे? गोल्ड बोलोगे। तो यानी कि आप जो हो, क्रिएटर थे, यानी कि आपके अंदर भी अंदर गॉड है, आपके अंदर भी ब्रह्मास्मि है, आप भी क्रिएटर हो इनसाइड। बट उस क्रिएटर की पावर को नहीं जानते, उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे, उसको समझ नहीं रहे कि वो है क्या। तो मैं आप लोगों को जो बताना चाह रहा हूं ना, यू कैन क्रिएट एनीथिंग बिकॉज यू हैव ए फ्री विल। आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो क्योंकि आपके पास फ्री विल है, पावर टू चूज है। गॉड ने आपको जब भेजा तो ये भेजा था। तो एज यू चेंज द गेम, जैसे आप गेम चेंज करोगे, तो उस गेम के जो नया वाला गेम चूज करोगे, उसके स्किल, उसके एक्सपीरियंस, उसके लर्निंग्स अलग हो जाएंगे। अभी तक आपने सोचा कि मैं तो ना जिंदगी मजे से जीऊंगा, तो आपको ऐसे एक्सपीरियंस हो रहे हैं।
आपने कहा नहीं कि मुझे तो कुछ बदलाव लाना है, उत्थान लाना है, कुछ बदल कर जाना है, जैसे कि महान राजा सिद्धार्थ ने किया जो गौतम बुद्ध बना। तो उसकी जब सोल इवॉल्व हुई, उसने चूज किया कि नहीं मुझे तो कुछ और क्रिएट करना है। तो जैसे धोनी वाज ए गुड फुटबॉलर, आप लोगों को अगर पता हो, उसका जो गेम था ना, फुटबॉल खेलता था वो बचपन में बढ़िया, बट उसको चूज किया उसने क्रिकेट, तो क्रिकेट गेम चूज किया तो आज क्या बन गया। और वो उसी गेम की प्रैक्टिस करता, उसको अवेयरनेस नहीं होती या उसके आसपास के लोगों को अवेयरनेस नहीं होती कि भैया इसका गेम बदलवाओ, तो क्या कुछ रिजल्ट या क्या कुछ इंपैक्ट क्रिएट कर पाता। तो सेम बेसिस पे आपको अवेयरनेस में आना है कि आप कौन सा गेम खेल रहे हो। छोटे वाला गेम खेल रहे हो, जो दिहाड़ी मजदूर या बहुत सारे लोग गेम खेल रहे हैं, उनको पता भी नहीं इस अवेयरनेस के बारे में, या आप इतने सौभाग्यशाली हो कि आज इस डिस्कशन में मेरे साथ बैठे हो और आप समझ पा रहे हो कि भैया यू आर हेयर विद ए पर्पज, तो क्यों ना उस पर्पज को फाइंड आउट करो, उसके ऊपर काम करो। सो इट्स योर गेम, कौन सा प्ले करना है वो आपको चूज करना है। इट इज नॉट अबाउट स्मॉल गेम और बिग गेम, यहाँ पे ये मैटर नहीं करता है, मैं क्लियर कर दूं कि आप कुछ बड़ा बदलाव लाओगे तो कुछ बड़े कहलाओगे, नहीं। बिकॉज बहुत सारे संत सन्यासी बिजनेस ओनर ऐसे हैं जिनको आप अगर देखो तो आप उनको जानते भी नहीं हो, पहचानते भी नहीं हो। मैं थोड़े दिनों पहले एक वीडियो देख रहा था कि बहुत सारे ऐसे बिजनेस ओनर है जो इस वर्ल्ड के बड़े बड़े लोगों से बहुत बड़े हैं, बट वो उस गेम में है ही नहीं, उस रेस में है ही नहीं जहां पे वो लाना चाहते हैं अपने आप को। आपको देखना है, अल्टीमेट आपको देखना है कि आपको किस गेम को प्ले करना है। एक इंसान, जो अगर मैं बात करूं समझने के लिए, कि धोनी के फादर ने गेम चूज किया कि भाई मुझे सामर्थ्य है इस बच्चे को हासिल कराना है, इसको संसाधन दिलाने हैं ताकि ये अपनी जर्नी को टेक ऑन कर सके, तो वो भी अपने आप में गेम है और धोनी बनना भी अपने आप में गेम है। तो जरूरी नहीं है कि सब लोगों को श्री श्री सदगुरु रामदेव मोदी या सानिया रतन टाटा की तरह बनना है। आपको देखना आपका गेम क्या है और किस गेम को खेलना है। वो गेम आपका होना चाहिए, ना कि दूसरे लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, उनको एक्सप्रेस करने, उनको प्रभावित करने के लिए। हस्बैंड एंड वाइफ को हम कहते हैं सोल पार्टनर, बोलते हैं कि भाई ये तो सोल पार्टनर है दोनों के दोनों, बट कुछ टाइम के बाद डिवोर्स भी तो हो जाते हैं। तो यानी कि अगर वो सोल पार्टनर थे तो फिर कहाँ गए एक दूसरे के साथ में, क्या हुआ उन सोल पार्टनर का। मैं आप लोगों को जो बताना चाह रहा हूं ना, समझाना चाह रहा हूं, इस पूरे प्रोसेस में बताना चाह रहा हूं कि ये गेम आपका है। आप यहाँ आते हो, आप कुछ चीजों में उलझ जाते हो और समझ नहीं पाते हो कि हम जो सोर्स है हमारा वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो हमें दोनों गेम खेलने हैं और दोनों गेम अगर खेलेंगे तभी हम कुछ क्रिएट कर पाएंगे। जैसे फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये वाला फिनोमिना हमें जो सिखाया जाता है, बताया जाता है, कौन से वर्ल्ड से बिलोंग करता है पता आप लोगों को? ये स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड से बिलोंग करता है। रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसका उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, उसके लिए कुछ ना कुछ उसके लिए सजा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो फॉरगिव एंड फॉरगेट स्पिरिचुअल वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है, जहां बच्चों को रियल वर्ल्ड के बारे में नहीं पता होता। क्योंकि जो 3 4 5 साल के बच्चों को कहाँ पता रियल वर्ल्ड के बारे में, तो वो अगर किसी से लड़ लेते हैं, किसी से झगड़ लेते हैं, किसी से कोई चीज फील हो जाती है, तो क्या करते हैं बच्चा? वो भूल जाएगा, 2 4 दिन बाद वापस दोस्त बनाएगा और वापस से काम पे लग जाएगा। बट हम इस थॉट प्रोसेस के साथ वैसे नहीं जी पाते हैं, क्योंकि हमें कुछ रियल वर्ल्ड के एक्सपीरियंसेस लर्निंग हो गई हैं, जहां से हम चीजों को इवेल्युएट करते हैं, रिलेट करते हैं। आप मेरे साथ हो इस कन्वर्सेशन में? ये कन्वर्सेशन चैट बॉक्स में अगर आप डालो कि भाई मतलब कुछ है, ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं प्रवचन दे रहा हूँ, मैं बातचीत कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। आप कह रहे हो ईश्वर जी क्लास कुछ और चल रही थी, कुछ और बात कर रहे हो, लेकिन मेरे को ऐसी फीलिंग से आ रही है जी। तो मतलब वो, क्योंकि मुझे ना सिर्फ डॉक्टर साहब का ही चेहरा दिखता है और लोगों के दिखते नहीं है। वाई आई एम टेकिंग दिस टॉपिक इज बिकॉज ना बहुत सारे बिलीफ हैं जो इसके आसपास अटके हुए, जिनको मैं तोड़ना चाहता हूँ, जिनको मैं डिस्कस करना है, मतलब तोड़ना मतलब उनको हिलाना चाहता हूँ। एटलीस्ट आपको एक थिंकिंग प्रोसेस देना चाह रहा हूँ कि ताकि आप उसके ऊपर सोच सको, उसके ऊपर कंसिडर कर सको। क्योंकि बेस जो है अगर हम उसको समझ ले, जो बिल्कुल बुनियाद थी,
और उस बुनियाद के ऊपर जो लेयर्स आई हैं उसको अगर हम देख लें तो हमें समझ में आ जाएगा, हमारी डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगी। जैसे कि बेस जो था ना प्योर सोल का, वो प्योरिटी था, खुशी था, हैप्पीनेस था, मजे में रहना था, जैसे बच्चे करते हैं। तो बच्चों को फॉरगिव फॉरगेट कॉन्सेप्ट पता है क्योंकि उनकी लाइफ में रियल वर्ल्ड नहीं आया होता है, तो इसीलिए वो चीजों के साथ इजीली टेक ऑन कर सकते हैं, आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। बट हम पता ना 4 5 10 साल पहले हुई बातें, जैसे मेरे पेरेंट्स करते हैं, मैं भी कई बार कर देता हूँ, वो रिश्तेदारों की बातें करते हैं और फिर दोबारा से उसी टॉपिक पे लग जाते हैं बात करने को लेकर, यानी कि वो फॉरगिव फॉरगेट से ही नहीं आगे बढ़े, क्रिएट ही नहीं कर रहे। एक्चुअल वर्ल्ड में सोच कर देखो कि किसी को फॉरगिव फॉरगेट करना आसान है क्या? वहां नहीं होता, वहां नहीं कर सकते एक्चुअल वर्ल्ड में, क्योंकि जो रोल है यू हैव टू प्ले। जैसे कि मैं अगर बात करूं आपसे, क्योंकि आप दोनों वर्ल्ड में रह रहे हो ना, तो दोनों वर्ल्ड में रह रहे हो तो आपको दोनों वर्ल्ड का वो डिफरेंशिएशन फैक्टर का पता होना चाहिए कि दोनों वर्ल्ड है का, कैसे हैं, किस तरीके से काम करते हैं। जैसे आप जब दुबई जाते हो तो दुबई जाने के बाद में आपको पता है कि वहां कहीं पे सोना वोना मिल जाए, है ना, वहां पे जो लेफ्ट गाड़ी नहीं चलाने तो राइट में चलाने हो, तो कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन है। अगर आपको दुबई के रूल रेगुलेशन पता होंगे तो आप वहां अच्छे से रह पाओगे ना, ज्यादा अच्छे से परफॉर्मेंस दे पाओगे, ज्यादा अच्छे से लाइफ को जी पाओगे। बट अगर वहां के रूल रेगुलेशन नहीं पता होंगे तो कहीं ना कहीं पे परेशानी या दिक्कत क्रिएट कर लोगे। तो मेरा आपको इस कन्वर्सेशन के साथ ये प्रेजेंट कराना है, ये बताना है आपको कि आपको दोनों वर्ल्ड के बारे में पता होना चाहिए, आपको एक जगह प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों वर्ल्ड अपनी अपनी जगह पे सही है, ठीक है। दोनों चीजों के ऊपर आपको सोचना पड़ेगा। सोल कभी कभी किसी छोटी सी इंसिडेंट से और एक्शन से भी इवॉल्व हो जाती है। जरूरी नहीं कि आपको बहुत ज्यादा तपस्या, बहुत कुछ ऐसा करना पड़े। कुछ ऐसी इंसिडेंट भी होती है, जैसे उंगली मार के साथ हुई थी इंसिडेंट, कि उसकी सोल को इवॉल्व कर दिया था, जो वो उस प्योर दूसरे सोल के साथ क्रिएट हुई साथ में। तो बड़े कामों को करना ही मायने नहीं रखता, मायने रखता कि जिस काम को कर रहे हो, जो काम आपको मिला है उसको आप अच्छी तरीके से निभा लो, उसको अच्छी तरीके से क्रिएट कर लो, उसी के ऊपर पूरी जान लगा दो, उसी के ऊपर पूरा फोकस कर दो। ये ज्यादा मायने रखता है। यानी कि जैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बोलते हैं एवरीवन इज इक्वल, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का ये कॉन्सेप्ट है कि हर इंसान समान है, क्योंकि हर इंसान के पास एक आत्मा है, तो आत्मा है तो समान है। बट रियल वर्ल्ड में अगर आप जाकर देखो तो हर इंसान समान थोड़ी ना है, हर इंसान अलग है। भाई मैं मोदी जी की तरह या रामदेव जी की तरह समान कहाँ हो सकता हूँ? उनका कद काठी ओरा, उनका इम्पैक्ट, उनका सोशल बहुत कुछ अलग है कहीं ना कहीं। बट हम बहुत बार तर्क वितर्क में अपनी बातचीत में ऐसी चीजें लेकर आ जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, माँ बाप भाई बहन, जो ये नाते रिश्ते हैं, ये एक्चुअल वर्ल्ड की देन है। यहीं आकर तो बने, यहीं आकर हमने उनको इंपॉर्टेंस दी, उसके ऊपर फोकस किया। सोल वर्ल्ड में तो कनेक्शन जब तक फील होगा तब तक एम्पावर करेगा, जब फील खत्म हो जाएगा तब आप मूव ऑन हो जाओगे। सोल का तो कनेक्शन होता है ना एक दूसरे के साथ में। जैसे कितनी बार ऐसा होता है, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जहाँ पे जिन लोगों से मैं मिलता हूँ ऐसा लगता है कि सदियों पहले से मिले हुए हैं उनके साथ में, वो कनेक्शन आता है। और कुछ ऐसे रियल रिलेशन होते हैं हमारे पास में, जैसे कि अगर मैं बात करूं भाई बहन के भी या रिश्तेदार के भी, जो सामाजिक रिश्ता तो है, उस सामाजिक रिश्ते में ना तो हमें ज्यादा समझ आ रहा है और ना ही हम निभा पा रहे हैं। तो रिश्तों का जो बेस हुआ, बेस क्या हुआ? बेस हुआ आपका आपका अटैचमेंट। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी को जब एहसास हुआ तो उसने छोड़ दिया ना वो सारे रिश्ते नाते, सिद्धार्थ ने छोड़ दिए, आगे तरफ मूव ऑन हो गया, चीजें टेक ऑन कर दी। क्योंकि जब आपको पता लग जाता है कि भाई गेम तो इससे बड़ा है, और वो बड़ा गेम चूज करना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको चूज कर रहे हो और नहीं कर रहे हो, आप उसके साथ आगे की तरफ टेक ऑन कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो मेरा कहना ये है, आप लोगों को बताना सिर्फ ये है कि आपकी लाइफ में आपकी चॉइसेस का इम्पैक्ट आ रहा है, और उस चॉइस जो आप एक्शन ले रहे हो, चॉइस मतलब आपके एक्शंस, जिस जिस जो कर्म आप कर रहे हो, उस कर्म की आपके पास अवेयरनेस नहीं है। अगर आप अवेयरनेस को लाना शुरू कर दो
और उस अवेयरनेस के साथ साथ ये प्रेजेंट होना शुरू कर दो कि जो मैं एक्शन कर रहा हूँ ये रियल वर्ल्ड में कर रहा हूँ, इस रियल वर्ल्ड के साथ साथ जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो क्या कुछ वैल्यू एडिशन करेगा, क्या कुछ चीजें टेक ऑन करेगा, वो आपको और ज्यादा निखारेगा, आपको और ज्यादा पावरफुल और ह्यूमन बीइंग बनाएगा। तो विद दैट नोट मैं आज के इस डिस्कशन में ना यहाँ थोड़ा सा ना डिस्कशन करेंगे, और इस डिस्कशन को ना नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा एक्शन पॉइंट्स की बात ज्यादा होगी। आज थोड़े से ना ज्ञानवर्धक बातें थोड़ी ज्यादा थी, तो मैं सिर्फ एक शेयरिंग चाहूंगा ताकि दूसरे लोग भी रिलेट कर पाए। थोड़ा सा डिस्कशन चाहूंगा, किसी का कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी हो, कुछ बातचीत करना चाहता हो तो उस बातचीत को चाहूंगा। और ये पक्का जरूर चाहूंगा कि भाई जब आप इस क्लास के बाद जाओ तो ग्रुप में वॉइस नोट जरूर छोड़ दो, क्योंकि एज आई सेड बहुत सारे लोग वॉइस नोट या उन चीज़ों को सुनकर बड़ा अच्छा फील करते हैं, और वो प्रैक्टिस में रखना चाहता हूँ। नाउ इज हाउस इज ओपन फॉर डिस्कशन, क्वेश्चन, क्वेरी एंड पॉइंट्स। क्या कुछ प्रेजेंट हुआ, क्या कुछ समझ में आया, क्या कुछ पूछना है, क्या कुछ वैल्यू ऐड करनी? ये मेन चीज है कि बहुत सारी चीजें हैं जो हम जानते और समझते हैं, ठीक है, लेकिन जो फाइट है हम लोगों की, जो भी हम लोग कर रहे हैं, वो फाइट विन नहीं हो रही है, और इसीलिए शायद हम लोग यहाँ पर हैं, कुछ ना कुछ नया करने के लिए, ट्राई करने के लिए। लेकिन बहुत से लोगों की कोई चीज जो काम करने की क्षमता, या जो जिस भी अपने काम पे फोकस है, किसी भी रूप में लगा लो उसको, उनकी बड़ी जल्दी आ गई, या उनको पता भी नहीं है, लेकिन वो सब बहुत अच्छे ढंग से काम करती है, और वो क्या चीज है हमको भी नहीं पता, और वो है हमारे अंदर ही। हम इतने टाइम से, इतने सालों से इसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और कभी ये सही लगता है, कभी वो सही लगता है, और इन सब चीजों में लगे रहते हैं। हम भी सब सब जितने भी लोग हैं, सब इसी का पार्ट। मेन चीज है वो अचीवमेंट जो हम लोगों को चाहिए, लेकिन वो अचीवमेंट पूरी नहीं हो रही, वो अचीव ही नहीं हो रहा। फिर एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कुछ ना कुछ करते रहते। तो क्या हमारा टाइम क्या ऐसे निकलता चला जाएगा क्या? तो जब मैं अपना आपसे सवाल करता हूँ, पहले हम ये चीज कर रहे थे, वो चीज कर रहे हैं, अब ये कर रहे हैं, अरे ये तो मैंने पहले भी किया है, मैंने डिस्कस भी किया था, लेकिन है कि कर रहा तो हमको ही है। लेकिन बहुत से लोगों की इतनी जल्दी मिल जाती है, तो ऐसी कौन सी बात है, या ऐसी क्या चीज है कि सबका निचोड़ केवल 2 लाइन में हो, और वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, और वो बैठ भी जाए, और उस पर एक्टिव हो जाए आदमी। तो वो जो मुझे अपना समझ में आया इस डिस्कशन हरीश भाई, वो है आपकी चॉइस और आपकी अवेयरनेस, कि क्या क्या आप चूज करते जा रहे हो, उस चॉइस के साथ अवेयरनेस में है नहीं। जैसे कि एक छोटी सी चीज में समझ पाया कि एनर्जी तो धोनी उस गेम में भी लगा रहा था, बट उस एनर्जी का डायरेक्शन जब बदला गया तो वो जो एनर्जी कहीं और लगी है ना, थॉट प्रोसेस कहीं और लगा, तो बहुत ज्यादा कामयाब हो गया, सक्सेसफुल हो गया। हम उसको देख पा रहे हैं, तो एज ए रियल वर्ल्ड से हम उसके सक्सेस को देख पा रहे हैं, बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सक्सेस फेलियर मायने नहीं रखती, वहां तो कुछ और मायने रखता है। जी, who will share, who will say something, who will add some discussion over here? इस सब के पास अपनी अपनी नॉलेज है। जी डॉक्टर साहब, आपको अनम्यूट करना होगा। अभी जितेंद्र बोल रहे हैं वैसे तो। जी जितेंद्र जी। नहीं ठीक है, यदि हेमंत जी ठीक है, मैं बोलता हूँ। चलिए बोलिए जितेंद्र, प्लीज प्लीज आप बोलिए, प्लीज प्लीज आप बोलिए। सर जो मैं कह रहा था, आपने बोला कि यार बड़ा गेम खेलना है और चेंजिंग द गेम, ये चीज ना बार बार सुनते हैं, बट ये वहां पे कभी समझ में नहीं आता कि यार यहाँ से मुझे ना मेरा रोल चेंज करना है। अब आप ये रोल प्ले कर रहे हैं, अभी मुझे ये रोल चेंज करना है, मुझे दिख गया वो सब चीज। तब जो भी काम कर रहे थे उसमें इतना ज्यादा इनग्रोस होते हैं कि यार नहीं, ये वाला गेम नहीं प्ले करना, ये वाला गेम खेलना है, वो स्विच नहीं आता। क्वेश्चन क्या है इसमें? क्वेश्चन यही है कि सर इसको स्विच कैसे किया जाए। जैसे आज यदि मैं किसी काम में फंसा हुआ हूँ, मुझे लग रहा है कि यार मैं ना ऑपरेशन में बुरी तरह फंसा हुआ हूँ, ये मेरे को मेरा जो मेन अल्टीमेट गोल है वहां नहीं लेके जाएगा, पर मैं उससे निकलता ही नहीं हूँ। मेरा गोल वो है ही नहीं जो मैं आज काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो जिस जिस जगह पे आप ना यहाँ पे ना दो चीजों की बात कर रहे हैं, बड़े अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा, यहाँ से शायद मैं क्लैरिटी दे पाऊंगा जो शायद मैं शुरू में एस्टेब्लिश नहीं करना पा रहा था। हम बात कर रहे हैं कि एक है गोल सेटिंग ऑफ लाइफ और एक गोल सेटिंग ऑफ बिजनेस है।
हमें अपने बिजनेस के गोल बना रखे, 1 साल में क्या करेंगे, 5 साल में क्या करेंगे, 10 साल में क्या करेंगे। मैं आज उस अवेयरनेस को लाना चाह रहा हूँ डिस्कशन में कि लाइफ का भी कुछ गोल है, पर्पज ऑफ लाइफ है हमारे पास में। और पर्पज ऑफ लाइफ जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा लेकर आना है। जो मैंने बताया आपको कि पर्पज ऑफ लाइफ धोनी के पिताजी का अलग था, उसने अलग चूज कर रखा था गेम, क्योंकि बहुत बार बड़े इम्पैक्ट के लिए छोटे पर्पज भी तो चूज किए जाते हैं। आप किस पर्पज ऑफ लाइफ से इंस्पायर हो रहे हो नहीं हो रहे, क्योंकि अगर आपका पर्पज ऑफ लाइफ बड़ा है तो छोटे वाली सारी चीजें अलाइंड होती चली जाएंगी, अपने आप फोकस होती चली जाएंगी। और जो वो पर्पज ऑफ लाइफ है ना, वो दूसरों को ना इम्प्रेस एक्सप्रेस, नाम इज्जत शोहरत उसके लिए नहीं होता है। क्यों मैंने बताया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया हो लेकिन हम नहीं जानते। हमारी अवेयरनेस है कितनी, वो थोड़ी मोड़ी सी, बट बहुत सारे बहुत कुछ किया हुआ है ना कहीं पे। दिस गेम इज ऑल अबाउट सेल्फ इनसाइड, और उस इनसाइड में आप क्या चूज कर रहे हो, किस तरीके से आ रहे हो, किस तरीके से आगे लेकर जा रहे हो। अगर आपको आपकी इनसाइड हैप्पीनेस जो दिख रही है, और वो दिख रही है किसी चीज को लेकर, जैसे मुझे अवेयरनेस आ गई, और मैं क्यों इसको बता पा रहा हूँ कि जब आपकी लाइफ में पेन होता है, चैलेंज होता है, वहीं से बड़ा बदलाव आता है, क्योंकि वो आपको एक एक्सपीरियंस देता है, हमेशा आपको नई लर्निंग देता है, नई स्किल देता है। तो लास्ट ईयर जब मैं जनवरी फरवरी टिल मार्च हॉस्पिटल डॉक्टर घर रहा, तो वो इतना गंदा था, इतना दर्द था, इतना 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 हिसाब के था, तो बट मुझे अवेयरनेस आ गई, मुझे समझ में आ गया कि भैया लोगों को समझा दो, बता दो कि बिजनेस करना बहुत आसान चीज है, गलत चीजें कर रहे हो। तो मुझे इस चीज के लिए ना कोई मेडल नहीं चाहिए, जो लोगों से अवार्ड नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि जिसको मैं बता रहा हूँ उसकी लाइफ में बदलाव आ जाए, उसकी लाइफ में कुछ रिजल्ट दिख जाए मेरे को। इसीलिए मैं एक्शन की बात कर रहा हूँ कहीं ना कहीं। तो मेरी डिस्कवरी हुई और मैं इसमें बहुत खुश हूँ। तो मुझे शायद विवेक बिंद्रा की जगह बहुत बड़ा नहीं बनना है, कहने के लिए, एग्जाम्पल की अगर मैं अपनी बात करूं, बट मुझे बहुत सारे लोगों की लाइफ में बदलाव लाना है। थोड़े दिनों पहले वो भी चीज टूट गई कि बहुत सारे भी नहीं लाना, जो मेरे पास है उसकी में लाना है, और मैं खुश हूँ उस चीज को लेकर। यानी कि वो जो 1 मिलियन का टारगेट था, 10 मिलियन था, वो भी तोड़ दिया मैंने, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता कि क्या मैं आज उस हैप्पीनेस के साथ हूँ, इंपॉर्टेंट इज दिस। तो जितेंद्र भाई से मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस पूरे डिस्कशन में कि आपके एक्शन, आप जिनके ऊपर फोकस कर रहे हो, क्या वो एक्शन आपको हैप्पीनेस की तरफ लेकर जा रहे हैं? नहीं सर, नहीं लेके जाते, कई एक्शन हैप्पीनेस नहीं लेके जाते। हाँ, तो उनको हम कैसे करें? क्यों मैं बार बार कह रहा हूँ कि भैया ये रिपीट नेचर के कामों का एक स्ट्रक्चर बना लो, एनवायरनमेंट बना लो, है ना, उनके स्टेप्स डिफाइन कर लो, एसओपी बना लो, ताकि आप वो वाली पेन, उन वाली दिक्कतों से तो बाहर निकल जाओ। जैसे कि एक मदर है जो कंसीव कर चुकी है और वो डिलीवर कर रही है, तो डिलीवरी का जो पेन है वो तो है ही है, उसको आप हटा नहीं सकते हो। बट उस पेन के साथ साथ आप उसकी डिलीवरी करा रहे हो कहाँ पे, जहाँ सर्दी हो रही है, जहाँ बरसात भी हो रही है ना, आसपास का एनवायरनमेंट ठीक नहीं उसके लिए, प्लस उसको थप्पड़ भी मारे जा रहे हैं, उसके घर वाले आप उसको गाली भी दे रहे हैं। तो यानी कि उस पेन में बहुत कुछ बढ़ाया जा रहा है ना सर्कमस्टांसेस की वजह से। मतलब उसको तो मिनिमाइज किया जा सकता है ना। वो मिनिमाइज कैसे होगा? उस एनवायरनमेंट से, उस स्ट्रक्चर से, उसके आसपास के माहौल से, कहीं ना कहीं पे। तो वी आर डूइंग एज ए बिजनेस ओवर अवर धर्म, सब हम अपना अपना कर्म कर रहे हैं, और जिस कर्म में आप हो उसको शिद्दत से करना है। धोनी जब फुटबॉल खेल रहा था तो फुटबॉल को भी वो शिद्दत से खेल रहा था। तो आप जिस भी रोल में हो उसको आप शिद्दत से निभा लो, वही आपके कर्मों का अलाइनमेंट होना शुरू हो जाएगा। एज ए बिजनेस ओनर अपनी शिद्दत से वो काम नहीं कर रहे, वो डेट में है, वो है ना लोन में है, उनकी टीम नहीं रुक पा रही, बट वो अपनी लाइफ में खुश। अरे भाई एक बार सेट कर लो ना, 1 साल 2 साल 3 साल लगा के बिजनेस को सेट कर लो, सेट हो जाएगा, कहानी डन हो जाएगी आपके लिए। भाई जैसे बच्चे की लाइफ में पढ़ाई एक समय के लिए लिखी हुई ना, जो एकेडमिक एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, तो उस एकेडमिक एजुकेशन को जो वो कर रहा है तो शिद्दत से ईमानदारी से कर लेना, कर लेगा, हो जाएगा खत्म। तो जो आपका क्वेश्चन है उसमें सिर्फ मैं ये वैल्यू एडिशन करना चाहूंगा दो थॉट से। पहला, डिस्कवर द पर्पस ऑफ लाइफ, और वो हम अगली क्लास में बता दूंगा, उसके मैं हिंट दे दूंगा कि ये होता है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता है। नहीं, आपने सर जो एक पॉइंट कहा ना, शिद्दत से कर लेते हैं, बहुत 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 अच्छी चीज है। क्योंकि जो आज हम काम को फंस रहे हैं करना है, वो काम है कितने दिनों का है, जिसको शिद्दत से करेंगे तो 15 दिन में, 1 महीने में उससे बाहर आ जाएंगे। यस, पर उसको रोज के रोज को कर्व करते रहना कि यार ये क्यों कर रहा हूँ, क्रेविंग करते करते रहने से फायदा क्या होगा? तो इसमें मैं एक करके खत्म एडिशन, करो। बिल्कुल इसमें एक एडिशन करना चाहूँ। कल है ना मेरे साथ वन टू वन हो रहा था विनोद जी का भी, नहीं है क्लास में, तो विनोद जी को मैंने बोला, विनोद जी देखो अभी है ना आपकी बिजनेस थोड़ा सा स्ट्रक्चर हिला हुआ है,
तो आज आप कॉलिंग कर रहे हो, क्लाइंट से भी कैंडिडेट से भी बात कर रहे हो, दूसरा अलाइन कर रहे हो, क्या ये वाला काम अगले 3 महीने करोगे, 1 साल करोगे? बोला नहीं। तो सर अब साथ के साथ स्ट्रक्चर बना लो ना, स्टेप्स बना लो ना, KPI KRA बना लो ना। आप कर रहे हो दैट इज गुड, बट आप हमेशा नहीं करना। अगर आप हमेशा का स्ट्रक्चर बना रहे हो तो इसका मतलब आप अपने काम को सही तरीके से नहीं कर रहे थे। और मैं अगर आपकी लाइफ में आया हूं और आपको बता रहा हूं कि भैया हाथ जोड़कर कि मेरा उद्देश्य सिर्फ आपके बिजनेस को, स्ट्रक्चर को ठीक कराना है, क्योंकि तभी आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने दोस्त यार रिश्तेदार को, आपसे जुड़े हुए लोगों को ज्यादा वैल्यू एड कर पाओगे। दैट इज द थॉट। तो जितेंद्र भाई, दो ही चीजें हैं। पहला पर्पस ऑफ लाइफ फाइंड आउट करना, दूसरा आपके जो करंट एक्शंस है उनको राइट वे में करना, इस अवेयरनेस के साथ करना कि भाई जो मैं कर रहा हूँ इसका इम्पैक्ट, इसके इम्पैक्ट कहाँ तक आएगा, किस जगह तक जाएगा। यस, गॉट इट। डॉक्टर साहब, थैंक यू। म्यूट पे सर आप अभी। सर वैसे तो खैर वाकई में आज की क्लास बहुत ही लाजवाब थी, और पर्सनली मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। यहाँ पर मैं सिर्फ 2 चीज़ें कहना चाहूँगा, क्योंकि ये डिस्कशन बहुत लंबा हो जाता है। सर पहली चीज़ तो ये कि अमूमन क्या होता है कि सर हमारे साथ ना जो हमारी यात्रा होती है, इसके अंदर कुछ लोग हमें रावण के समान मिलते हैं जिनका हमें वध करना होता है, और कुछ लोग हमें केकई के समान मिलते हैं जिनको हमें माफ करना होता है। तो किसका हमें वध करना है और किसका हमें माफ करना है, इन दोनों के बीच में संतुलन बना लेना और इसका जागरूक होना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, जो मुझे लग रहा है आप इस क्लास के माध्यम से करवा रहे हो हमें। और सर यहाँ पे 3 चीजें हैं जो मैंने देखा ओवरऑल इस जर्नी के अंदर। सर एक सेकंड ना, इसमें एक चीज ऐड कर देता हूँ ताकि हाँ। ये बड़ा अच्छा आपने चीज बोला कि पहली चीज तो उस अवेयरनेस में आना कि वो जो कर रहा है ना दूसरे वालों, अपना रोल निभा रहा है। तो एक राउंड अपना अपना रोल निभा रहे हैं जो लिखा कर लेकर आए हैं साथ में। तो जी उस जी रोल के लिए स्पिरिचुअल लेवल पे माफ कर देना ये मायने रखता है, बट रियल वर्ल्ड में उसका पनिशमेंट देना और उसका वध करना मायने रखता है। एज आई सेड, यू प्ले 2 रोल्स, दो जी तरीके के वर्ल्ड में आप जीते हो, दो जी लाइफ में। तो आपको दोनों का सामंजस्य नॉलेज होनी चाहिए। सही बात है। आप इंडिया से गए हो दुबई में, तो दुबई के रूल रेगुलेशन पता होने चाहिए कि वहां पे एक्ट वैसा करना है। तो थे बिल्कुल वो सर। भगवान का रूप, भगवान ही आए हम्म, थे, बट जब वो रूप जिसका था इंसान का, तो इंसान की तरह उन्होंने अपने एक्शंस वो किए जो एक्शन होने चाहिए। जी 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 जी, आप सर कुछ। जो मैंने देखा है सर, हम जितने भी लोग हैं ना, चाहे सर चाहे आपकी लाइफ हो या मेरी लाइफ हो, किसी की भी लाइफ हो सर, या तो हम किसी के अहंकार को मार रहे होते हैं या कोई हमारे अहंकार को मार रहा होता है। और यदि कोई अज्ञानी है तो या तो हम उसको एहसास करा रहे होते हैं या कोई हमें एहसास करा देता है। और इन दोनों कामों को करने के लिए हमारी जो यात्रा है, अगर एक डॉक्टर के रूप में एक आदर्श डॉक्टर की, एक कोच के रूप में एक आदर्श कोच की, तो यात्रा हमारी जारी है। और दूसरा सर यह है कि ना, मैंने एक चीज देखी थी, एग्जांपल था जो हमारे पूरे ग्रुप के लिए है कि सर दुनिया में सबसे ऊंची बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, और जितनी ऊंची वो दिखाई देती है उससे ज्यादा नीची वो उसकी नींव है, फाउंडेशन है। अब कोई बिल्डिंग कितनी ऊंची उठेगी ये डिपेंड करता है उसकी फाउंडेशन कितनी गहरी बनी है, वरना वो ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। तो सर जो मैंने आपको ज्वाइन किया, या मुझे लगता है जो भी अगर ज्वाइन करना चाहता है सर, आपका हमारे साथ जुड़ना हमारी फाउंडेशन को मजबूत बनाना। अभी हम किसी सुंदर से सुंदर बिल्डिंग को भी देखते हैं ना, और जब उसकी नींव का काम चल रहा होता है तो किसी को एहसास भी नहीं होता यार ये क्या काम चल रहा है, ये मजदूर क्या नीचे खोदते जा रहे हैं, ऊपर से नहीं दिखा। लेकिन जब वो बन के तैयार होती है तब लोगों की आंखें फटी रह जाती। तो मुझे लगता है सर आपका जो रोल है वो हमारी फाउंडेशन को इतनी शानदार तरीके से तैयार करना है। हो सकता है अभी किसी को दिखाई ना दे रहा हो, किसी को पता भी ना लग रहा हो, वैसे शायद खुद को भी ये ना पता लग रहा हो कि हम कर क्या रहे हैं। लेकिन सर अगर ये फाउंडेशन मजबूत हो गई तो सर बुर्ज खलीफा भी हमारे सामने कुछ नहीं होगी बिजनेस के अंदर, आई एम डैम श्योर। यस, तो उसी फाउंडेशन को बिल्ड करना बड़ा अच्छा आपने वैल्यू एडिशन किया। मुझे वही बुर्ज खलीफा सब लोगों को बनाना है, फाउंडेशन को मजबूत बनाना है। फाउंडेशन ही वीक है, लगे पड़े उन चीजों के अंदर। थैंक यू डॉक्टर साहब। माय प्लेजर सर। मोहित भाई, आप कुछ वैल्यू एडिशन करना चाह रहे थे? मैं आपका जब आप ये कॉन्सेप्ट बता रहे थे धोनी वाला और रतन टाटा वाला, तब मुझे अपना एक पॉइंट याद आया कि मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब आप जब भी आप एक नई अपॉर्चुनिटी लेते हैं
और उसका देखते हैं कि इसका गेन क्या होगा, तो उसके बदले में आप ये भी सोचते हैं या सोचना चाहिए कि अभी जो आप लूज करेंगे इसके लिए, जैसे हम एक जॉब करते हैं और आपके पास पैसे सपोज कम है ज़्यादा है जो भी, और आपको एक और अपॉर्चुनिटी आती है यार, शाम को भी 2 घंटे लगा के ये है ना 10,000 रुपये कमाए जा सकते हैं। वो 2 घंटे आप उसमें क्या खो रहे हैं? क्या अपना हेल्थ के लिए जा रहे थे, या अपनी फैमिली के लिए जा रहे थे, या आप कुछ और अपनी लर्निंग कर रहे थे जिससे वो 2,000 10,000 की जगह पे हो सकता है 10 लाख कमा सकते। तो आपको वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी सोचनी होती है। तो हम लाइफ में जब हमको हमारी अपनी इंटेंशन हर एक की गुड करने की है और सोचते हैं, हम कोशिश विश रहती है ग्रेट करने की, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि जब दोनों में से एक ही कर पाएंगे, और अब जब ग्रेट करेंगे तो गुड जो है वो छोड़ना पड़ेगा। तो 10,000 की कमाई के जो हम लगे रहते हैं, गुड कर लें, 2 घंटे एक्स्ट्रा लगा के गुड कर लें, अगर 10 लाख की कमाई करनी है तो 10,000 वाला काम छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक ही कर सकते हो, सोच एक ही रह सकती है, और उसके रास्ते में गुड अपने आप होता चला जाएगा, जैसे आप कह रहे थे। तो गुड टू ग्रेट की जर्नी में एक ही चूज कर सकते हैं। एक ही चूज कर। सो गुड। अब मैं इंतजार करूंगा अशोक जी, धर्मेंद्र जी और नवीन का भी, कि वो भी आज के सेशन में से कुछ ना कुछ जो कुछ समझ में आया है, थोड़ा सा कोई विचार, कोई कंसर्न, कोई डिस्कशन अगर आपकी तरफ से है तो वैल्यू एडिशन कर दें, अदरवाइज वी आर टुवर्ड्स एंड। और मैं चाहूंगा कि आप जाते जाते ग्रुप में जरूर वॉइस नोट छोड़ दें, क्योंकि ग्रुप का वॉइस नोट लोगों के काम आता है कि आज की क्लास क्या थी, क्या क्या टॉपिक हुए, क्या कुछ समझ में आया। और अशोक जी, धर्मेंद्र जी, नवीन जी, आपको कुछ अगर शेयर करना है तो वी आर हियर, एंड अदरवाइज वी एंड। और आगे का हिस्सा जो कंटिन्यूएशन पार्ट है, पर्पस ऑफ लाइफ और डिस्कवरी ऑफ दैट पैटर्न, ये हम शुक्रवार वाली क्लास में कवर करेंगे और अपने इस कन्वर्सेशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव ए गुड डे।